हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2026 का क्लास स्टार्ट किए थे 7 नवंबर से। शेड्यूल हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी वीडियोज है जिसमें पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। पूरे प्रीलिम्स और मेंस 2026 का क्लास कब से कब तक हमारे लोग करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कब करेंगे। ये हमारा 12 नवंबर का क्लास है। हम लोग इकोनॉमी कर रहे हैं, ठीक है। तभी हम लोगों ने बेसिक ही कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का देख लिया था। नेशनल इनकम का हम लोगों ने एक क्लास ले लिया है, ठीक है। और अभी हम लोग जो है नेशनल इनकम को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरा नाम राहुल बरनवाल है और इस क्लास को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो सिर्फ यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है या फिर ऐसे जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें आपका पोर्शन होता है जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, ठीक है ना। तो वो सारे के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेशनल इनकम के टॉपिक को। तो नेशनल इनकम को दोस्तों मेजर करने का टोटल 8 जो है वो प्रकार है, कि टोटल 8 टाइप से नेशनल इनकम को हम लोग नाप सकते हैं। नेशनल इनकम को मतलब उसका वेरिएशंस है। देखो, नेशनल इनकम को नापने का जो है टोटल 8 तरीका है। अगर बोलेगा जीडीपी को नापने का तो टोटल 3 तरीका है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल इनकम को दिखाने का, प्रस्तुत करने का, प्रोजेक्ट करने का, ठीक है ना, शो करने का टोटल 8 जो है इंडिकेटर जो है वो है, या 8 जो है हमारा वेरिएंट्स है, मेजर्स है, ठीक है। वैसे तो है ये 4, लेकिन उसी का 4 और वेरिएंट है। मतलब 4 नॉर्मल है और एक उसी का 4 और वेरिएंट है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस को समझते हैं, बाजार के मूल्य पे जीडीपी, ठीक है। और जीडीपी तो आपको ऑलरेडी हमने बताया है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये एक है आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए। वहीं जीडीपी एट अगर फैक्टर कॉस्ट का बात करेंगे कि लागत मूल्य पे, कारक लागत पे जीडीपी कितना होता है, तो फार्मूला होता है, देखो, अगर आपको मार्केट प्राइस पे चाहिए तो जो फैक्टर कॉस्ट है जिस पे आपको सामान बनाने में जो खर्चा हुआ, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट के रूप में, ठीक है, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स को जब जोड़ देंगे फैक्टर कॉस्ट में और सब्सिडी को जो घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और यही वाला जो है हम लोग प्राइस को पे करते हैं बाजार मूल्य पे। तो जो बाजार का मूल्य होता है उसमें क्या होता है, जो फैक्टर कॉस्ट आपको लगा उस चीज़ों को बनाने में पैसा, ठीक है, उसमें आप क्या कीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़िएगा और सब्सिडी को घटा दीजिएगा, तब आपको हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मैंने आपको बताया था अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है उससे अगर आपको नेट निकालना है तो आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को आप घटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने, आपके पास एक कार है, ठीक है, उस कार से आप लोगों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास मान लीजिए स्कूल बस है, उस स्कूल बस से आप बच्चों को ले जाते हैं और आप उससे एक साल में 1 लाख रुपया जो है आपका उससे इनकम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन एक साल जब गाड़ी आपका चला तो उसके कारण वो टूटा फूटा, ठीक है, या फिर उसका जो वैल्यू हुआ कम हुआ। मान लीजिए वो आप गाड़ी आपको शुरू में जब आपने लिया था एक साल पहले वो था मान लीजिए 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का। लेकिन एक साल के बाद जब आपने एक इतना पैसा कमा लिया, उस गाड़ी का क्या आपको 10 लाख मिलेगा? नहीं, हो सकता है कि इसका मूल्य जो है घट के आपको रहा हो 9,50,000, ठीक है, 9,50,000 रहा हो। तो ये जो 50,000 का लॉस हुआ है आपका, एक तरह का, आपने कमाया तो इतना, लेकिन क्या आपने एक्चुअली में इतना कमाया? नहीं, आपको तो 50,000 इधर लॉस दिख रहा है, क्योंकि आपका जो गाड़ी का वैल्यू था वो 10 लाख से घट के 9.5 लाख रहा, 50,000 कम हो गया। तो नेट आपने कितना पैसा कमाया? ये आपने 1 लाख माइनस जो आपका डिप्रिसिएशन हुआ, आपका कैपिटल गुड्स जो आप जिससे आप पैसा कमा रहे थे, मशीन, कितना? 50,000। तो नेट आपका कितना हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो हो गया आपका 50,000। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो यहाँ भी मार्केट प्राइस लिखिए, तो जीडीपी में से आप डिप्रिसिएशन को घटाइए। उसी तरह से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाहते हैं, कारक लागत पे, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट के रूप में आपको कितना खर्चा हुआ था, तो आप एनडीपी निकाल लीजिए एट फैक्टर कॉस्ट पे, उस पे आप इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़िए
और सब्सिडी को घटा दीजिए तो आपका आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसी तरह से अगर आप जीएनपी निकालेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो मैंने आपको बताया था जब भी जीडीपी से आप जीएनपी निकालेंगे तो जीडीपी में हम लोग देखते हैं कि वो चीज़ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, जहाँ पे उस देश का क्षेत्राधिकार होता है, अथॉरिटी होता है। तो हम लोग जीडीपी में एरिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं। लेकिन वही जब जीएनपी का हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि वो चीज़ प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। हम लोग ये देखते हैं कि वो चीज़ को प्रोड्यूस कौन कर रहा है। अगर वो चीज़ को प्रोड्यूस इंडिया के रेसिडेंट कर रहे हैं तो वो इंडिया के जीएनपी में काउंट होगा, भले ही वो चीज़ कहीं भी प्रोड्यूस हो। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप निकाल लीजिए, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब कितना पैसा भारत के रेसिडेंट ने विदेश से कमाया है और कितना पैसा जो भारत के नॉन रेसिडेंट हैं, जो भारत के रेसिडेंट नहीं हैं, उन लोगों ने भारत से पैसा कमाया है, उसको घटा दीजिए तो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कितना हम लोग नेट पैसा, शुद्ध पैसा फैक्टर इनकम के रूप में, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट के रूप में विदेश से कमाए हैं। उसको जब आप जीडीपी से जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्र उत्पाद। ठीक है, और ये किस पे आएगा? मार्केट प्राइस। यहाँ पे मार्केट है तो मार्केट प्राइस, तो जब मार्केट प्राइस दोनों सेम है तो हम लोग बस एनएफआईए को जोड़ देंगे तो जीएनपी निकल जाएगा। वहीं अगर आपको जीएनपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए, तब आपको क्या आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और उसमें जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ देंगे तो जीडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीएनपी में। ठीक है, सिंपल सा चीज़, बहुत ज़्यादा लॉजिक उतना नहीं है इसमें, बस समझना है कि जब भी आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से और जीडीपी में कैलकुलेट रिलेशन है तब हम लोग नेट फैक्टर इनकम वाला देखते हैं। और जब भी हमको जीडीपी और एनडीपी है, मतलब दोनों बीच वाला अगर सेम है, बीच वाला अगर सेम है तो डिप्रिसिएशन को हम लोग घटाते हैं, तब हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है या नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब बीच वाला सेम है, डी सेम है या एन यहाँ पर अगर एन होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वहीं अगर शुरू वाला अगर जो है आपका सेम है, मतलब जी सेम है लेकिन बीच वाला अलग अलग है, तो उसमें हम लोग फैक्टर इनकम देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए, तो उसी तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आप निकालिएगा। ठीक है, तो आप जीडीपी निकाल लीजिए। ठीक है, उसमें से डिप्रिसिएशन को घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट एनडीपी मिल जाएगा। ठीक है, एनडीपी इतना बराबर क्या हो गया? एनडीपी। अब आपको एनडीपी से किस में जाना है? एनएनपी में। ठीक है, तो शुरू वाला सेम था, बीच वाला को आप चेंज कर रहे हो, तो अब क्या करिएगा? फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं है। उसी तरह से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालिएगा। तो देखिए, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? देखो, नेशनल इनकम को निकालने का ये सब 8 जो है वो मेजर्स है। नेशनल इनकम को इसके रिस्पेक्ट में दिखा सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को बहुत सारे देश जो हैं वो नेशनल इनकम मानता है। ठीक है, लेकिन क्या नेशनल इनकम यही होगा? तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी देश किसी को भी नेशनल इनकम मान सकता है, चाहे वो जीडीपी को माने, जीएनपी को माने, या एनएनपी को माने, या एनएनपी पे माने, फैक्टर कॉस्ट पे माने, या मार्केट प्राइस पे माने, टोटल 8 में से किसी को भी वो नाप सकता है। लेकिन नेशनल इनकम जनरली जो देश बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को। ठीक है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में आप याद रखिएगा, इंडिया में एनएनपी आप निकालिएगा फैक्टर कॉस्ट पे तो उसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। लेकिन नेशनल इनकम को दिखाने का टोटल 8 टेक्निक है, इंडिया जो है इसको नापता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए, नेशनल इनकम का और भी वेरिएंट होता है एक्सप्रेस करने का। एक उसी में आता है, एक आता है पर्सनल इनकम। क्या होता है पर्सनल इनकम? मतलब व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय को दिखाने का दो है। व्यक्तिगत आय का मतलब जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड आपको पता है, हाउस होल्ड जो है फैक्टर और प्रोडक्शन को सप्लाई करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में। और उसको बदले में क्या मिलता है? वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। ठीक है, तो हाउस होल्ड जो है वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट के रूप में जो पैसा कमा रहा है वो तो इसमें होगा ही। इसके अलावा और भी कहीं से उसको कुछ पैसा ट्रांसफ़र के रूप में मिल रहा है, अगर उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें उसको पैसा मिल रहा है। सारा पैसा को जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा पर्सनल इनकम, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत आय। ठीक है, तो इसे अर्न्ड इनकम भी होता है, जो उसको मिला है वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट के रूप में, या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट किया उससे उसको रिटर्न मिला, या फिर अनअर्न्ड इनकम
जो अनर्जित आय होता है, जिसको सरकार जो है मान लीजिए उसको सोशल सिक्योरिटी के रूप में ट्रांसफ़र किया, पेंशन के रूप में किया, या फिर और भी स्कॉलरशिप के रूप में किया, ग्रांट के रूप में किया, गिफ्ट के रूप में किया, कहीं से भी उसको पैसा ट्रांसफ़र अगर हो रहा है, चाहे वो सरकार के द्वारा किसी के द्वारा, तो उसको हम लोग पर्सनल इनकम बोलते हैं। तो पर्सनल इनकम का एक फार्मूला होता है, वो याद रखिएगा। नेशनल इनकम निकाल लीजिए आप, उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटाइए, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स को घटाइए, प्लस इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड को घटाइए। तीनों को जोड़ के घटा दीजिए नेशनल इनकम में से, और उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट को जोड़ दीजिए, तो आपको आ जाएगा पर्सनल इनकम। सिंपल है, बहुत ज़्यादा लॉजिक को मतलब उतना मतलब जो हम बोले कि याद करने का चीज़ नहीं है, बस आपको अपने याद हो जाएगा। देखो, जो भी पैसा आपको पता है कोई भी कमा रहा है कंपनी, ठीक है, तो जितना पैसा उसको प्रॉफिट के रूप में कमा रहा है कंपनी, तो ऐसा तो नहीं है कि सब हाउस होल्ड को वो दे देगा। कंपनी अपने ग्रोथ के लिए कुछ पैसा जो है प्रॉफिट में से रखता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो नेशनल इनकम तो टोटल हो गया कि जितना पैसा जो है वो देश कमा रहा है, ठीक है, उसमें से वो सारा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा हाउस होल्ड को, क्योंकि हाउस होल्ड जो है वो पैसा जो कमा रहा है, ठीक है, उसी को ना पर्सनल इनकम बोलते हैं, चाहे कमा रहा है या मिल रहा है। तो हाउस होल्ड नेशनल इनकम तो टोटल पैसा हो गया सर, उसमें से जो पैसा कॉरपोरेट लोग, निगम लोग नहीं दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसी को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा गया, ठीक है। तो उसको आप घटाइए, ठीक है, प्लस कंपनी जो है जितना भी पैसा कमाई होगी वो कॉरपोरेट के रूप में भी कुछ पैसा अपना प्रॉफिट से दे रही है, तो उसको भी घटा दीजिए, ये माइनस कीजिए नेशनल इनकम में से। प्लस जो हाउस होल्ड है वो कहीं से पैसा जो है वो लोन वोन में लिया होगा, तो उसको बदले में वो ब्याज भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा, तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट प्लस हाउस होल्ड जो है, नेट क्यों लिखे हम लोगों ने, नेट मतलब होता है शुद्ध, कि इंटरेस्ट जो है हाउस होल्ड को भी मिल रहा होगा। अगर हाउस होल्ड किसी को लोन दे रहा होगा तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो उसका इनकम होगा, ठीक है, तो उसको पर्सनल इनकम में जोड़ेंगे। लेकिन हाउस होल्ड जो है लोन लिया भी होगा, तो उससे में वो इंटरेस्ट देगा उसके लिए, तो हम दोनों को एक को प्लस करेंगे, जितना पैसा उसको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, और जितना पैसा वो इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है उसको हम माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड, कि कितना नेट पैसा जो है हाउस होल्ड इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है। तो नेशनल इनकम में से जब ये तीनों को घटाते हैं, ठीक है, इसको याद करने के लिए आप CUT याद कर लीजिए। सी का मतलब कॉर्पोरेट टैक्स को घटाइए, निगम कर को, यू मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटाइए, और टी मतलब, या इसको आई कर लीजिए, ICU कर लीजिए, ICU इंटरेस्ट पेमेंट को, नेट इंटरेस्ट पेमेंट को घटाइए। जब नेशनल इनकम ये तीनों को घटाएंगे, इसके अलावा देखो हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट के रूप में, हस्तांतरण भुगतान के रूप में पैसा मिलता है, चाहे वो कंपनी से या फिर सरकार से, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, रेमिटेंस, है ना, ये सारा चीज़, डोनेशन, ये सारा चीज़ उसको मिलता है सोशल सिक्योरिटी के रूप में। तो उसी को हम लोग ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, जो वन साइडेड होता है। ऑलरेडी हमने इसके लिए आपको बता दिया है, कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस आप नहीं करते, लेकिन आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो जब पर्सनल इनकम में जब नेशनल इनकम में ये तीनों को घटा के ट्रांसफ़र पेमेंट को हम लोग जोड़ देते हैं, तो आपको मिलता है पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। याद रहेगा, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है। और इसमें याद क्या रखना है, ये पैसा आपने कमाया भी वाला होता है। पर्सनल इनकम मतलब टोटल पैसा आपको मिल रहा है, चाहे आपने कमाया है या आपको मिला हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब देखो, अगर हम बात करें कि पर्सनल इनकम में और नेशनल इनकम में क्या अंतर है, तो देखो जो पर्सनल इनकम होता है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो वो पैसा वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट के रूप में कमा रहा है, वो तो इसमें इंक्लूड हम लोग करते ही हैं फैक्टर इनकम। इसके अलावा जो उसको ट्रांसफर इनकम होता है वो भी इसमें होता है। इसके अलावा उसको जो ब्याज मिलता है वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। और घटाते किसको हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को घटा देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा देते हैं, और नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो उसको करना है वो भी उसको घटा देते हैं। तो उसको घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, पर्सनल इनकम, ठीक है। वहीं अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो नेशनल इनकम हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है में वन साइडेड ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बस आपको पेमेंट मिल जाता है। तो चूँकि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। नेशनल इनकम का मतलब ही है कि जब तक गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो तब उसको इंक्लूड मत करो। तो ट्रांसफ़र पेमेंट में ये इंक्लूड नहीं होता है। उसी तरह से आपको कोई इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। फिर लेकिन वही कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो वो सरकार के लिए आय है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो भी वो सब इंक्लूड होता है।
तो क्या इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में? कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या इंक्लूड नहीं होता है? ट्रांसफर पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ठीक है, ये तो हम यह बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम में सिर्फ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो पैसा हमारा कमाया जा रहा है, बस उसमें फैक्टर इनकम ही इसमें इंक्लूड होता है, बाकी जो इंक्लूड नहीं होता है। तो यही जो है नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में जो है वो आपका चीज वो लिखा हुआ है, अंतर है। ठीक है, अब हम देखते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम तो आपको समझ में आ गया कि कितना पैसा जो है नेशनल इनकम का, कितना पैसा आपको मिल रहा है जब हम लोग उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, और नेट इंटरेस्ट पेमेंट को घटाते हैं और ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ देते हैं, तो जो पैसा होता है उसको हम लोग पर्सनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत आय। लेकिन जितना भी पैसा आपको मिल रहा है व्यक्तिगत आय के रूप में, क्या उतना पैसा आपके पास है? नहीं। उतना पैसा आपके पास आता है, लेकिन उसमें पैसे में से आप पैसा जो है, आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है टैक्स के रूप में देता है, प्लस उसका कोई फाइन होगा या कोई फी होगा तो उसके रूप में देगा। तो पर्सनल इनकम में से अगर हम डायरेक्ट टैक्स को, प्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, ठीक है, प्लस और भी उसका जो भी फी के रूप में, फाइन के रूप में पैसा जो हाउस होल्ड सेक्टर देगा, क्योंकि पास हाउस होल्ड सेक्टर ही पर्सनल इनकम कमा रहा है, इसके अलावा वो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है और कुछ फाइन भी दे रहा है, कुछ फी भी दे रहा होगा। तो जो पैसा उसके पास बच गया, ठीक है, पर्सनल इनकम का जो पैसा उसके पास डायरेक्ट टैक्स, मिसलेनियस फीस और फाइन देने के बाद बच गया, तो वही पैसा उसके हाथ में बचा, जिसको हम लोग बोल दिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो उसके डिस्पोजेबल है उतना वो खर्च कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। तो ये एक पर्सनल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का डेफिनेशन क्या है? इनकम दैट रिमेन्स विथ इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड आफ्टर पेइंग ऑल डायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट प्लस फाइन वाइन भी जो देता है वो। तो परिभाषा यह है कि वह आय जो परिवारों के पास बचती है कि कब, कर भुगतान करने के बाद, डायरेक्ट टैक्स करने के बाद, जिससे वे खर्च या बचत कर सकते हैं। अब ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, वो अपना यही इनकम को वो खर्च करेगा और बाकी जो पैसा बचेगा तो वही उसका सेविंग हो जाएगा, बचत हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपको बताता है कि कितना जो है आप सामान को खरीद सकते हैं, आपका क्रय शक्ति कितना होगा, क्योंकि यही पैसा आपके पास जो है। अब इसमें से कुछ पैसा आप खर्च करेंगे और कुछ पैसा बचत करेंगे। ठीक है, कुछ पैसा सेविंग करेंगे, कुछ पैसा कंजम्पशन करेंगे, उपभोग करेंगे। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से पता चलता है किसी भी हाउस होल्ड का, किसी भी परिवार का, किसी भी व्यक्ति का क्या परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति। ठीक है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हाउस होल्ड सेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है इनकम का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हम लोगों ने किसका देखा? एक हाउस होल्ड का देखा, जितना इंडिया में टोटल हाउस होल्ड है उसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या पर्सनल इनकम कितना है। वहीं अगर हम पूरे नेशन का बात कर लेंगे, तो जितना भी इंडिया में रेसिडेंट है, ठीक है, जितना भी इंडिया में रेसिडेंट है, सारे रेसिडेंट का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरे राष्ट्र का नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल जाएगा। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम राष्ट्र प्रायोज्य आय बराबर क्या होगा? इनकम अवेलेबल टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो यहाँ पे हम नेशनल का बात करें तो भारत का रेसिडेंट का बात करेंगे। हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पे नागरिक का बात नहीं करते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट इसलिए करें ताकि आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो इनकम अवेलेबल टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजम्पशन, जो इसके पास उपभोग के लिए है, प्लस उसी पैसे से ये खाएगा भी और सेविंग भी करेगा। तो उसी को राष्ट्र प्रायोज्य आय बोलते हैं। मतलब वह आय जो देश के निवासियों के पास किसी वर्ष में उपलब्ध होती है, उसी से वो खर्च भी करेगा और बचत भी करेगा। ठीक है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आपको पता है शामिल तो होगा ही जो उसको पैसा कमाया है या फिर पैसा उसको ट्रांसफर पेमेंट के रूप में मिला है, बस वही सारा कॉन्सेप्ट। उसी में जैसे नेशनल इनकम में से आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दीजिए, ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ दीजिए, तो पर्सनल इनकम आ जाएगा। उसमें से आप डायरेक्ट टैक्स और मिसलेनियस फाइन्स या फी को घटाइए तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या है? या तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जितना पूरे इंडिया का है सबको जोड़ दीजिए, या फिर अगर आपको नेशनल इनकम से निकालना है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार को मिल रहा है वो आप जोड़ दीजिए, प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सरकार को जो करंट में ट्रांसफर किया जा रहा है पैसा, चालू भुगतान, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं,
वो सब जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, उसी तरह से ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का अगर हम लोग बात करेंगे तो आप जीएनपी निकाल लीजिए। जीएनपी में जितना पैसा आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करंट ट्रांसफर में मिल रहा है और कितना पैसा आप दे रहे हो, मतलब नेट करंट ट्रांसफर। जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, अगर आप नेट करंट ट्रांसफर जो आपको मिल रहा है, इन दोनों को एक को जोड़ेंगे, इसको इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा आप पेमेंट कर रहे हो करंट में, ठीक है? तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, मतलब एक को प्लस करेंगे दूसरे को माइनस, इसको क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं नेट करेंट ट्रांसफर जो इंडिया को मिल रहा है रिसीवेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो GNDI, ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर क्या होगा, जीएनपी में नेट करेंट ट्रांसफर रिसीवेबल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और ये डिस्पोजेबल है, मतलब इट मेजर्स द इनकम अवेलेबल टू द इंटायर कंट्री। हम लोगों ने जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देखा तो हमने देखा कि एक व्यक्ति के पास पैसा खर्च करने के लिए कितना है, उसी से वो सेविंग करेगा, खर्च करेगा। लेकिन वही जब नेशनल का बात कर देंगे, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो हम पूरे इकोनॉमी का बारे में बात कर देंगे कि पूरे अर्थव्यवस्था में के पास, पूरा भारत के पास या किसी देश के इकोनॉमी के पास कितना पैसा जो है हमारा खर्च करने के लिए और सेविंग करने के लिए बचा हुआ है। तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर हो जाएगा GNDI बराबर इट मेजर्स द इनकम अवेलेबल टू द इंटायर कंट्री फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड ग्रॉस सेविंग। तो यह बताता है कि एक अर्थव्यवस्था के पास कुल संसाधन जो है उसमें से कितना वो उपभोग करेगा और बचत करेगा एक वर्ष में। तो यही इसका फॉर्मूला है। तो अभी तक हम लोगों ने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम देख लिया, उसी में जब ग्रॉस जोड़ देंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स वाला है ना, जैसे आप ये निकाल लेंगे GNP, यहाँ पे हम लोग देखो NNP लिखे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे GNP। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझना है, ज़्यादा कुछ उतना नहीं है। यहाँ हम ग्रॉस बात कर रहे हैं तो ग्रॉस का देखें, नेशनल का तो नेशनल प्रोडक्ट से जब डिस्पोजेबल निकालना है तो नेट करेंट ट्रांसफर जो उसको मिल रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसको जोड़ देंगे, हमको आ जाएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ज़्यादा घबराना नहीं, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम होने में बहुत टाइम है, प्रीलिम्स आपका मई में है, ठीक है, कल एग्जाम नहीं है, तो अच्छे से समझ समझ के पढ़िए। मैंने बताया था कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा। उसके बाद नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल लेंगे। तो जब आपने ग्रॉस निकाल लिया, ग्रॉस नेशनल, उसमें से आपको नेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टेबल में अंतर दिया हुआ है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक इंडिविजुअल व्यक्ति या परिवार का होता है जो उसके पास प्रायोज्य पैसा होता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूरा राष्ट्र का होगा। तो इसमें क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर प्लस पूरे देश से जो शुद्ध, हमारा विश्व से जो शुद्ध करंट ट्रांसफर होता है वो जोड़ देंगे। लेकिन वही जब हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं तो क्या करते हैं, पर्सनल इनकम में से सभी डायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और भी जो मिसलेनियस फाइन्स है या फीस है जो गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं वो घटा देते हैं। तो उससे मिल जाता है हमको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, राष्ट्र प्रायोज्य आय और व्यक्तिगत प्रायोज्य आय। ठीक है, तो बस वही इसमें ध्यान देना है। अब देखो ये जो टेबल मतलब दिया हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सार है। इसको आप क्या कीजिएगा, एक पेज में लिख के दीवार में चिपका लीजिएगा। उससे आपको जब और बार बार उसको देखिएगा तो आपको पूरा जो फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं GDP का। तो GDP बराबर क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जितना भी एक देश के अर्थव्यवस्था के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उसके मूल्य को GDP बोलते हैं। ठीक है, उसी में से जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, GNP मिलता है। ठीक है, उससे से GNP से अगर हमको NNP चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हमको क्या करेंगे, ग्रॉस से डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। ठीक है, आप ये टेबल का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखो यहाँ देखो, GNP जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो GNP बना कैसे, तो GNP बराबर देखो इसमें क्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक बराबर ये है प्लस ये है। तो GNP बराबर हम बोल सकते हैं GDP प्लस NFI है। उसी तरह से जब आपने GNP निकाल लिया, GNP बराबर यहाँ से यहाँ तक बराबर क्या है, ये है प्लस ये है। तो GNP बराबर क्या होगा, डिप्रिसिएशन प्लस NNP एट मार्केट प्राइस। मतलब अगर NNP आपको चाहिए तो GNP में से इतना को माइनस जब करिएगा, इतना हटा दीजिएगा, तब आपको ये मिल जाएगा ना। ठीक है, वही है। उसी तरह से यहाँ तक आपका है NNP एट
मार्केट प्राइस। तो इसके लिए क्या होगा, नेशनल इनकम निकाल लेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, फिर फैक्टर कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग जोड़ते थे और सब्सिडी को हटाते थे तो हमको क्या निकल जाता था, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको निकालना है पर्सनल इनकम, तो हम लोग नेशनल इनकम तो निकाल लिए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, उस पर हम लोग क्या करते थे, उस पर हम लोग माइनस करते थे क्या, कॉरपोरेट टैक्स, और क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और क्या, नेट ट्रांसफ़र पे इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब ये तीनों को आप घटाते थे और ट्रांसफ़र पेमेंट को जोड़ते थे, तब आपको क्या मिल जाता था, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम बराबर क्या होगा, नेशनल इनकम में से इतना को माइनस कीजिए, मतलब इन इसको तीनों को जोड़ के घटाइए, ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, ये पर्सनल इनकम, मतलब पर्सनल इनकम प्लस दिस बराबर नेशनल इनकम। ठीक है, अब हमको निकालना है पर्सनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम में से जब हम डायरेक्ट टैक्स को घटाते थे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को घटाते थे, प्लस जितना भी उसका ट्रांसफ़र पेमेंट ये सब जितना उसको मिलता था, मतलब डायरेक्ट टैक्स को घटाते थे पर्सनल इनकम में से, ठीक है, और प्लस जो भी फाइन वाइन था उसको जब हम घटा देते थे तो हमको क्या मिलता था, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम बराबर क्या हो जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस पीटीपी प्लस एनपी। पीटीपी मतलब नेट टैक्स पेमेंट जो उसको करना था, प्लस हमारा पर्सनल टैक्स पेमेंट जो उसको टैक्स के रूप में देना था। तो नॉन टैक्स मतलब यही तो हुआ, नॉन टैक्स मतलब क्या, फ़ी फाइन जो वो दे रहा था। तो जब हम पर्सनल इनकम में से फाइन या फ़ी को माइनस करेंगे, घटाएंगे, और डायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे जो उसको देना था, तो क्या मिल जाता था, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो बस यही तो एक टेबल है जो आपको ध्यान रखना है ना, तो इससे आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेशनल इनकम जो बताया जाता है, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, ये आप कमेंट में लिख के बताओ, ये थोड़ा बता ही देते हैं, डेप्रिसिएशन कितना होगा किसी भी चीज़ का, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रहेगा। और हर देश के लिए डेप्रिसिएशन अलग अलग होगा, ठीक है। वैसे देखो जो एनडीपी होता है जिसमें डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं जीडीपी से, वो सबसे अच्छा टेक्निक होता है किसी भी देश का इकोनॉमी को बताने का, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाता है तो हमको किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब पता चलेगा। लेकिन हम इसको कंट्री को कंपेयर करने के लिए एनडीपी का या फिर जो है एनएनपी का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हर देश का डेप्रिसिएशन अलग अलग होता है, ठीक है, राइट। अगर हर देश का डिप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो सेम होगा तभी ना हम कंपेयर कर पाएंगे। जब हर देश अपना डिप्रिसिएशन को अलग अलग मान रहा है, कोई ये मान रहा है कि कोई मेरा गाड़ी जो है 10% के रेट से डिप्रिशिएट कर रहा है, कोई 5% के रेट से मान रहा है। मान लो कोई बोल रहा है कि 10 लाख का गाड़ी था लेकिन 1 साल के बाद ये 5% रेट इसका कम हुआ। कोई बोल रहा है कि कोई दूसरा देश वाला बोल रहा है नहीं हम इसको 10% मान रहे हैं। तो जब हर देश अपना डिप्रिसिएशन का रेट को अलग अलग डिसाइड करेगा तो उसका जो एनडीपी आएगा या फिर उसका जो एनएनपी आएगा वो अलग अलग आएगा। इसीलिए जो है हम यूज नहीं करते हैं एनएनपी का या एनडीपी का, किसी भी दो देश को कंपेयर करने के लिए हम लोग जीडीपी का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि किसी भी देश में जो डेप्रिसिएशन उसका रेट को डिसाइड कौन करता है, तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। देखो अब नेशनल इनकम जो अनुमान किया जाता है तो वो कब कब किया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग जो है हमारा टाइम पीरियड होता है। तो एक को बोलते हैं एडवांस एस्टिमेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्रिम अनुमान। तो जितना भी अनुमान किया जाता है नेशनल इनकम का वो बताता कौन है, एनएसओ बताता है, ठीक है। तो एडवांस एस्टिमेट को जिसको अग्रिम अनुमान बोलते हैं, ये नेशनल इनकम को या जीडीपी को आकलन करने का ये पहला अनुमान है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है तो उसके 2 महीना पहले, फाइनेंशियल ईयर जो है आपको पता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, वो 31 मार्च तक चलता है। तो 31 मार्च खत्म होने के 2 महीना पहले हमारा जीडीपी का एक एस्टीमेट आता है, अग्रिम अनुमान आता है, एडवांस एस्टीमेट आता है। वो जनरली 7 जनवरी को, 7 जनवरी को आता है। तो याद रखिएगा एडवांस एस्टीमेट कब आता है, जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होने का रहता है उसके 2 महीना पहले जनरली आता है, वो 7 जनवरी को। उसको हम लोग अग्रिम अनुमान हम लोग बोलते हैं, एडवांस एस्टीमेट बोलते हैं, शॉर्ट में ए ए से एडवांस, ई से एस्टीमेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रोविजनल एस्टीमेट। तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने के 2 महीना बाद जो है जीडीपी का एक डेटा आता है एनएसओ के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजनल एस्टीमेट, अनुमानित अनुमान बोला जाता है पीई। ये कब आता है,
फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 2 महीना बाद। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च तक आपका चला। तो मार्च के 2 महीना बाद मतलब अप्रैल मई, मतलब 31 मई को जीडीपी का एक डेटा आएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे प्रोविजनल एस्टीमेट, और पहले इसको रिवाइज्ड एस्टीमेट बोला जाता था, संशोधित अनुमान बोला जाता था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद 10 महीना बाद, ठीक है, जैसे अभी हम एक एग्जांपल भी लेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 10 मंथ्स के बाद जो है जीडीपी का एक डेटा आता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट, पहला संशोधित अनुमान, ठीक है। तो ये आएगा 31 जनवरी को। इसको पहले क्विक एस्टीमेट बोलते थे। उसके बाद सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट जो होता है वो फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट के 1 साल बाद आता है, ठीक है। तो 1 ईयर 10 मंथ्स आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड के होने के 10 मंथ के बाद ये आता है। फिर इसके 1 साल बाद, मतलब 1 साल 10 महीना ख़त्म होने के फाइनेंशियल ईयर के बाद जो है आपका रिवाइज एस्टीमेट आता है 31 जनवरी को। अभी हम एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। सेकेंड कब आएगा? तो सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट के 1 साल के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 2 साल 10 महीना बाद, ठीक है, राइट। तो उसको हम लोग थर्ड रिवाइज एस्टीमेट, तृतीय संशोधित अनुमान हम लोग बोलते हैं। आप एक एग्जाम्पल से आप समझिए। एग्जाम्पल से जैसे कि मान लो हम लोग बात कर रहे हैं 2022-23 का। तो 22-23 जो है ये स्टार्ट हुआ होगा, ये फाइनेंशियल ईयर का 22-23 कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। ये हुआ फाइनेंशियल ईयर 22-23, वित्तीय वर्ष 2022-2023। तो अगर हमको इसका चाहिए आपको एडवांस एस्टीमेट, तो एडवांस एस्टीमेट फाइनेंशियल ईयर जो हम चल रहा है उसके ख़त्म होने के 2 महीना पहले आता है। मतलब वो कब आएगा? ठीक है, और जनवरी में आता है, हमने देखा 6 जनवरी 7 जनवरी के आसपास जनरली आता है, 6 या 7 जनवरी, ठीक है। 2 महीना पहले आता है। तो ये ख़त्म होगा 23 को, इसका 2 महीना पहले घटा दो तो जनवरी आएगा। तो 6 जनवरी 2023 को एडवांस एस्टीमेट आता है। क्लियर हो गया? उसके बाद प्रोविजनल जो एस्टीमेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 2 महीना बाद आता है। तो 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो गया फाइनेंशियल, उसके 2 महीना बाद मतलब अप्रैल मई, मई में आएगा 31 मई 2023 को प्रोविजनल एस्टीमेट आएगा। समझ में आ गया? सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। फिर फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट जो है वो आएगा 31 मार्च, जो फाइनेंशियल ईयर है उसके ख़त्म होने के 10 मंथ्स के बाद। तो 31 मार्च 2023 में 10 मंथ है, जब आगे आप बढ़ाइएगा तो क्या आएगा बताइए? जनवरी आएगा जनरली। तो 31 जनवरी 2024 में आया फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट किसका? फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। फिर सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट जो आया इसके 1 साल 10 महीना बाद आया, इसके 1 साल 10 महीना बाद। तो इसमें 1 साल 10 महीना, जब इसमें हम 10 मंथ जोड़े थे तो आया था 31 जनवरी 2024। हम उसमें 1 साल और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 जनवरी 2025 में आएगा सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट 2022-23 का। थर्ड रिवाइज एस्टीमेट का क्या होगा? इसके 2 साल 10 महीना बाद, मतलब जो शुरू का जो इसके पहले जो रिवाइज एस्टीमेट आया था वो 1 ईयर 10 मंथ के बाद आया, तो उसमें 1 साल और जोड़ देंगे तो 2 ईयर्स 10 मंथ हो जाएगा, मतलब 31 जनवरी 2026। तो एक बार और हम रिवाइज करवा देते हैं कि फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 2 महीना पहले आता है, 2 मंथ बिफोर। प्रोविजनल एस्टीमेट 2 मंथ्स बाद आता है फाइनेंशियल ईयर के बाद ख़त्म होने के बाद। फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 10 मंथ बाद आता है। सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 1 ईयर 10 मंथ बाद आता है। सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 2 ईयर 10 मंथ कंप्लीट होने के बाद आता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होता है रिवाइज एस्टीमेट, फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट, सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो न्यूज़पेपर को पढ़ने में, तो वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, न्यूज़पेपर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बार हमारा ईपीएफओ का ख़त्म हो जाए, है ना, एग्ज़ाम, उसके बाद जो है हम लोग न्यूज़पेपर ये सब करंट अफेयर भी जीरो आई चैनल पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चलो, तो हमने देखा कि नेशनल इनकम को दिखाने का टोटल 8 जो है वो टेक्निक है, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एक फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, तो 4 ये हो गया। उसके बाद है एनएनपी और जीएनपी, ठीक है, तो और ये हो गया हमारा टोटल 4 फैक्टर कॉस्ट पे और एक मार्केट प्राइस पे, तो टोटल 4 और 4 8 हो गया।
तो ये हुआ नेशनल इनकम को दिखाने का तरीका। लेकिन नेशनल इनकम को निकालने के लिए टोटल 3 मेथड, तो कंफ्यूज नहीं करना है। नेशनल इनकम को निकालने का 3 मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी को निकालने का टोटल 3 मेथड है, लेकिन नेशनल इनकम को दिखाने का टोटल 8 जो है वो इंडिकेटर है, या 8 जो है वो पैमाना है। तो निकालने का 3 मेथड है। तो 3 मेथड, एक का नाम है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, जिसको उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं इनकम मेथड, आय विधि, ठीक है, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वितरण विधि भी बोलते हैं। तीसरे को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड। और उसमें आपको याद रखना है कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये सबसे आसान है निकालना, क्योंकि इसमें खर्चा बस हम लोग देख लेते हैं कि कौन कितना खर्चा कर रहा है, सरकार कितना कर रहा है, प्राइवेट लोग कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में कितना किया जा रहा है, इंपोर्ट में कितना किया जा रहा है, उन दोनों को नेट देख लेते हैं, और प्राइवेट लोग कितना करते हैं वो देख लेते हैं। तो टोटल इससे हमको खर्चा निकल जाता है, ठीक है। और यही व्यय विधि जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है पूरे विश्व में भी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, और सबसे आसान यही है। हम लोग तीनों मेथड को देख लेते हैं अच्छे से, और किस मेथड में क्या क्या कमी है और क्या क्या उसमें छोड़ा जाता है और क्या क्या रखा जाता है वो देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में सिंपल हम लोग देखते हैं कि जितना भी गुड्स एंड सर्विस किसी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका फाइनल वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विस जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जीडीपी निकालना। या फिर दूसरे शब्दों में समझें कि कितना वैल्यू ऐड किया जा रहा है। वैल्यू एडिशन हम ऑलरेडी हमने दोस्तों बता दिया था। जैसे कि मान लीजिए एक केक बनाया जा रहा है, केक जो है वो अंडा खरीद रहा है, ठीक है, और उससे केक बना रहा है। अंडा खरीदा वो 10 रुपये में, प्लस बेसन खरीदा, मतलब ये मैदा खरीदा, और भी चीनी वीनी, मान लीजिए इसका रॉ मटेरियल का खर्चा जो हुआ वो हुआ 50 रुपीज़। लेकिन वो जो केक बनाया उसको बेच रहा है 200 रुपीज़। तो रॉ मटेरियल उसने खरीदा था 50 रुपीज़ में, 200 रुपीज़ में केक बेचा, तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 150 रुपीज़। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मूल्य कितना उसने वर्धन किया, संवर्धन किया, तो 150 रुपीज़ किया। तो इस तरह से हर इंडस्ट्री का हम लोग जो है वैल्यू एडेड कितना ऐड किया सबका जोड़ देते हैं, तो वो आ जाता है हमारा जीडीपी, ठीक है। तो वैल्यू, तो इसे हमको जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब ग्रॉस वैल्यू हम लोग एक इंडस्ट्री का देखते हैं, एक सेक्टर का, सबका जोड़ देते हैं कि इंडस्ट्री से कितना हुआ, एग्रीकल्चर से कितना, सर्विस से कितना। तो जब सबको जोड़ देते हैं तब हमको निकल जाता है जीडीपी मार्केट प्राइस पे, बाजार के मूल्य पे, ठीक है। तो जीवीए क्या हुआ कि आउटपुट का कितना था, ठीक है, और कितना इंटरमीडिएट गुड्स, जितना रॉ मटेरियल उसने यूज किया था, दोनों को घटा देंगे तो हमको आ जाएगा कितना वैल्यू उसने ऐड किया। और इस तरह से हर सेक्टर का जोड़ देंगे। यहाँ तो हम लोगों ने एक सेक्टर का देखा, केक का इंडस्ट्री, उसी तरह से स्टील इंडस्ट्री, बनाना इंडस्ट्री, जितना भी इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, सबको वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमको तो क्या मिल जाएगा, जीडीपी। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एक सेक्टर का होता है, एक क्षेत्र का होता है। जब सब क्षेत्र के जीवीए को जोड़ देंगे कि कितना उसने मूल्य का वर्धन किया, तब हमको निकल जाएगा क्या, जीडीपी, ठीक है। और वो फैक्टर कॉस्ट पे भी होगा या फिर मार्केट प्राइस पे होगा, जनरली मार्केट प्राइस पे ही आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जो हम निकालेंगे जीडीपी। क्यों हम लोगों ने वैल्यू एडिशन को देखा, क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू एडिशन को नहीं देखते, हम लोग ये भी जोड़ लेते हैं कि रॉ मटेरियल उसने कितना खरीदा और कितना उसने केक बेचा, तो होता है क्या कि हमको डबल काउंटिंग हो जाता है। जैसे हम लोग देख रहे कि यार अंडा जो वो खरीदा, ठीक है, अंडा सारा चीज़ रॉ मटेरियल 50 रुपीज़ में, केक जो है वो 200 में बेच रहा है। अगर हम 200 रुपीज़ जोड़ते हैं तो ऑलरेडी जो है इसमें 200 रुपीज़ में ये 50 रुपीज़ ऐड है ना, इसलिए हम लोग को वैल्यू ऐड करना पड़ा। नहीं तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा 200 रुपीज़। तो जो किसान जो है मान लीजिए या फिर मुर्गी वाला अंडा प्रोड्यूस किया या फिर सारा चीज़, तो मान लीजिए 50 रुपीज़ का सामान वो प्रोड्यूस किया, तो ऑलरेडी 50 रुपीज़ तो हम लोग एग्रीकल्चर में या फिर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में तो देख चुके हैं ना ये। तो फिर से अगर केक में उसको हम लोग ऐड कर लेंगे 200 रुपीज़ में, ऑलरेडी 50 रुपीज़ अगर ऐड है ना, तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, 2 बार उसका मेजर हो जाएगा, तो जीडीपी का डेटा जो है वो गलत दिखेगा, डबल दिखेगा। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कर रहे हैं उसको घटाते हैं, ताकि हम लोग सिर्फ मेजर कर पाएँ कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। और हर सेक्टर का जब वैल्यू एडिशन को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मेथड के द्वारा मिल जाएगा जीडीपी, ठीक है, राइट। तो जीडीपी अगर हम मार्केट प्राइस पे देखें तो हर सेक्टर का आप जीडीपी को जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना वैल्यू उसने एडिशन किया और जितना रॉ मटेरियल उसने खर्चा किया,
आउटपुट को जोड़िए और जितना उसने रॉ मटेरियल को यूज किया उसको घटाइए, तो आपको आ जाएगा कितना वैल्यू उसने ऐड किया। तो हर सेक्टर का वैल्यू एडिशन को जोड़ेंगे तो जीडीपी आपको प्रोडक्ट मेथड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन होता है उसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, ये सब अगर नहीं घटाएंगे तो जो वो प्रोडक्ट है वो दो बार कैलकुलेट हो जाएगा, एक तो इंटरमीडिएट गुड के द्वारा और एक फाइनल गुड प्रोडक्ट के द्वारा, तो उसका डबल काउंटिंग हमारा हो जाएगी। ठीक है, राइट। अब देखो प्रोडक्ट मेथड जो हम लोग ध्यान दीजिए आप कि प्रोडक्ट मेथड में कौन कौन सा वस्तु को हम लोग शामिल किया जाता है। ठीक है, कि हम लोग जो देख रहे हैं कि उसमें जो गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू एडिशन हुआ, तो कैसे किस तरह के गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू एडिशन को हम लोग देखते हैं। तो वो सारे गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू एडिशन देखा जाता है जिसका मार्केट में जो बेचा जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, दूसरा वो सारा गुड्स एंड सर्विस को भी इसमें देखा जाता है जिसको बेचा नहीं जा रहा है लेकिन वो प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन सरकार उसको फ्री दे रही है। जैसे सरकार मिड डे मील देती है या फिर सरकार फ्री में कुछ भी पैसा देती है। ठीक है, मतलब अनाज देती है या कुछ देती है, तो वो उसका गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ ना कहीं हुआ। तो ऐसा सारा चीज़ जो जिसका गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है और वो फाइनल गुड्स है, ठीक है, भले वो मार्केट में पैसा से बेचा जा रहा है या फिर सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, उसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड के अंडर में जी जीडीपी कैलकुलेशन में उसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई आपका फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, आपका कोई मशीनरी है, ठीक है, या आपका कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ भी आप जीडीपी में प्रोडक्ट मेथड में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप जूता बनाने का, शू बनाने का एक फैक्ट्री लगाएं, लेकिन आपने जो है अपने ज़मीन आपका खुद था, ठीक है, आप घर का ही आदमी लोग आपका काम करके जूता बना रहा है, तो क्या जब हम देखेंगे कि मेरे शूज़ का कितना वैल्यू हमने ऐड किया, तो जूता बनाने में जो हमको खर्चा हो रहा है, हुआ ना खर्चा, भले आपने रेंट नहीं दिया या फिर आपने मजदूरी नहीं दिया, लेकिन अगर वो ज़मीन किसी को देते तो आपको ब्याज मिलता। अगर आपके घर वाले कहीं दूसरी जगह काम कर दे तो मजदूरी मिलता। ठीक है, तो वो सारा खर्चा भी हम लोग जो है प्रोडक्ट का जो वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि आपका जो खर्चा हो रहा है अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको ज़मीन का तो लग ही रहा है पैसा। भाई अगर आप मान लीजिए आपका ज़मीन नहीं होता और आप उस कहीं लैंड लेते हैं और फैक्ट्री बनाने के लिए या फिर मजदूर को रखते हैं हम जूता बनाने के, शूज़ बनाने के, तो आपको देना पड़ता है कि नहीं, पैसा देना पड़ता है। तो अगर आपका जो फिक्स्ड कैपिटल है या फिर आपका जो इम्प्यूटेड रेंट है, इम्प्यूटेड रेंट मतलब वो आपका खुद का प्रॉपर्टी है, आप कोई रेंट नहीं दे रहा, आपका खुद का लेबर है, वे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, फिर भी उसको हम लोग जो है प्रोडक्ट मेथड में उसको इंक्लूड करेंगे जीडीपी में। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं किसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो पहला, अगर इलीगल एक्टिविटी है, कहीं मान लो स्मगलिंग हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, ड्रग बेचा जा रहा है, ठीक है, ड्रग्स भी कहीं प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो इलीगल चीज़ है, स्मगलिंग हो रहा है तो उससे भी पैसा का लेन देन हो रहा है, लेकिन उसको जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक गुड्स है जिसको पैसा के रूप में नहीं माप सकते हैं, जैसे हवा पानी कितना का है नहीं माप सकते, तो वो भी जो है हम लोग जीडीपी में नहीं रखेंगे प्रोडक्ट मेथड में। उसी तरह से सेकेंड हैंड या प्रोडक्ट मेथड में क्या, कोई भी मेथड में आगे हम देखेंगे, सेकेंड हैंड सामान है। सेकेंड हैंड सामान मतलब ये आपने जो है किसी से गाड़ी खरीदा सेकेंड हैंड, तो जब वो शुरू में गाड़ी बेचा गया होगा तो ऑलरेडी जो है वो जीडीपी में कैलकुलेट हो गया होगा। लेकिन एक व्यक्ति है ये शुरू में गाड़ी खरीदा, तो नया खरीदा, तो ये कितने का खरीदा वो जो है जीडीपी में वो उसका शामिल हो गया होगा। लेकिन आपने जो है बी एक व्यक्ति है वो ए से खरीदा, तो ये तो सेकेंड हैंड खरीदा, दोबारा से जो गाड़ी का प्रोडक्शन फिर से तो नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो सेकेंड हैंड गुड्स है अगर उसका ट्रांजैक्शन होता है तो उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हो रहा है कि कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, बस जो ओनरशिप है, जो मालिक है वो पहले ए था तो उसका बी हो गया, तो उसको नहीं होगा। लेकिन याद रखिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका बिजनेस ही है कमीशन कमाना, ठीक है, वो सेकेंड हैंड चीज़ों का ही खरीद बिक्री करता है, तो जो वो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उससे जो कमीशन वो कमा रहा है उसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वही उसका इनकम का सोर्स है, जो उसको कमीशन मिल रहा है, जो उसको दलाली मिल रहा है। लेकिन जो सामान का बिक्री हुआ है वो कितने का बिका है वो हमारा जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा सेकेंड हैंड गुड्स का, है ना। लेकिन उस पे जो कमीशन मिल रहा है चूँकि वो इनकम का सोर्स है, क्योंकि ये जो एजेंट है
उसका काम ही है ना कि वो उसका इनकम का सोर्स क्या हुआ? सेकंड हैंड चीज़ों को खरीद बिक्री करवाना, उसी से पैसा कमाता है, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। जब हम कंजम एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे कि उसका इनकम का सोर्स हुआ। लेकिन जो सेकंड हैंड गुड्स का खरीद बिक्री किया जा रहा है, तो उससे जो पैसा बी ए को दे रहा है, तो वो पैसा जो है हमारा जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर इसको कमीशन मिल रहा है जो एजेंट को, तो वो इंक्लूड होगा, याद रखिएगा, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, उसी तरह से इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग जो है जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है। ट्रांसफ़र पेमेंट को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट वन साइडेड होता है, बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो गिफ्ट, डोनेशन, पेंशन, पेंशन में भी मैंने बताया था, अगर आपको रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है रिटायर होने के बाद, तो वो जो है ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने जो है इतना साल सर्विस दिया तब आपको मिल रहा है, तो वो आपका जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जो ट्रांसफ़र पेमेंट में जो पेंशन होता है, जैसे विधवा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन या ऑर्फन पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन, तो वो तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, बदले में आपने सरकार को कोई सर्विस नहीं दिया। ठीक है, तो वैसे को ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस हो, बेरोज़गार भत्ता हो या स्कॉलरशिप हो, तो वो सब जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। कोई भी मेथड से जीडीपी निकालिए उसमें। उसी तरह से कैपिटल गेन है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी आपका था, ठीक है? आपने उसको बेचा, बेचने से आपका हुआ प्रॉफ़िट, ठीक है? तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई नया चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रहा। आपके पास कोई ज़मीन था, आपने खरीदा था 1 लाख का, 10 साल के बाद वो 10 लाख का हो गया, आपने उसको बेचा, 9 लाख प्रॉफिट हुआ। तो इसमें सिर्फ मालिक चेंज हुआ, कोई नया एक ज़मीन से 2 ज़मीन चेंज नहीं हो गया, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन मान लो कोई रियल एस्टेट है, ये तो आप इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, लेकिन कोई रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट मतलब जिसका काम ही है ज़मीन को खरीदना बेचना, उसी से वो प्रॉफिट कमाता है। तो वो जो प्रॉफिट कमा रहा है वही उसका बिजनेस है, तो वो जो पैसा कमा रहा है वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ? ठीक है, जो जिसका बिजनेस है उससे उससे कोई उसको कोई अर्निंग हो रहा है, ठीक है, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन जिसका वो काम नहीं है, जैसे आपका प्रॉपर्टी है, आपका आपका काम तो नहीं है खरीद बिक्री करके पैसा कमाना, वो तो आप बेच रहे हैं वंस इन अ वाइल, कभी कभी, तो वो जो है आपका जीडीपी में मतलब इंडिया के जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ इसमें नया प्रोड्यूस नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो, अब हम देख लेते हैं बेसिक प्राइस क्या होता है, और ये सब सारा चीज़ के बारे में देखते हैं। तो बेसिक प्राइस दोस्तों 2015 ने, ठीक है, आपको पता है कि ये किया गया कि एनएसओ के द्वारा, पहले सीएसओ था, एनएसओ तो 2019 में बना, तो सीएसओ ने चेंज किया कि हम लोग जीडीपी या जीवीए जो निकालेंगे वो फैक्टर कॉस्ट पे नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे बेसिक प्राइस पे। ठीक है, आधारभूत कीमत पे निकालेंगे। तो क्या होता है बेसिक प्राइस, उसको हम देख लीजिए। बेसिक प्राइस का एक फॉर्मूला होता है कि फैक्टर कॉस्ट में कितना जो व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है, कितना उसको प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ रहा है और कितना उसको प्रोडक्शन सब्सिडी मिल रहा है सरकार के द्वारा। तो प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ता है और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाता है, तो क्या मिल जाता है उसको? नेट प्रोडक्शन टैक्स, जो उसको नेट पेमेंट करना पड़ रहा है सब्सिडी को माइनस करने के बाद। तो फैक्टर कॉस्ट में जब हम लोग नेट प्रोडक्शन टैक्स, शुद्ध उत्पादन कर को जोड़ देते हैं, तब हमको मिलता है जीवीए एट बेसिक प्राइस। ठीक है, या फिर अगर हम जीडीपी का बात करेंगे तो जीडीपी एट बेसिक प्राइस, क्योंकि सबको सब सेक्टर के जीवीए को जब आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाता है जीडीपी एट, तब आपको क्या मिल जाता है? जीडीपी। तो जब भी आपको बेसिक प्राइस निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप उस पे प्रोडक्शन टैक्स को जोड़िएगा और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करिएगा। तो उन दोनों को जो आएगा कि प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ना और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाना, तो वो नेट हो जाएगा, क्योंकि एक जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो शुद्ध हो जाएगा। तो कितना आपको पैसा जो है देना पड़ रहा है सरकार को प्रोडक्शन टैक्स के रूप में। याद रखें यहाँ पे उत्पादन कर है, उत्पाद कर नहीं है। आगे हम देखेंगे देखो, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि भाई बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट एक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर तो बेसिक प्राइस क्या होता है कि वो अमाउंट जो प्रोड्यूसर दे रहा है किसको, जो मतलब सामान को बनाने में जो उसको खर्चा हो रहा है प्रोडक्शन टैक्स ये सारा को जोड़ के, तो ये होता है बेसिक प्राइस का अमाउंट रिटेन्ड बाय प्रोड्यूसर। इसमें प्रोडक्ट टैक्स नहीं होता, उत्पाद कर शामिल नहीं होता। उत्पाद कर जब जब हम देखेंगे, ठीक है, उत्पाद कर जब हम देखेंगे तो वो तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा, जो उसमें जीएसटी वीएसटी होता है वो उत्पाद कर होता है।
ठीक है, और प्रोड्यूसर को मदद भी करता है कि हम उसका प्राइस हम कितना रखेंगे, ठीक है, कितना उसका एक्चुअल में खर्चा हो रहा है। तो बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अलग-अलग है, ये आपको पता चल गया, और बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस भी अलग-अलग होता है आगे, और अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब एग्जांपल देख लीजिए। अब देखो, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है? तो आपको बेसिक प्राइस तो पता चल गया कि फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन सब्सिडी को जोड़िए, प्रोडक्ट सब्सिडी को घटाइए, तो आपको मिल जाएगा जीवीए एट बेसिक प्राइस। उसमें से प्रोडक्ट टैक्स को जोड़िए और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटाइए, तब आपको मिल जाता है मार्केट प्राइस पे जीडीपी या जीवीए। सभी सेक्टर को जीवीए को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा। तो देखो, अगर आपको बेसिक प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में आप प्रोडक्शन टैक्स को जोड़िए और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाइए, तो आपको हो जाएगा बेसिक प्राइस। फिर अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो बेसिक प्राइस में आपको प्रोडक्ट सब्सिडी को जोड़िए माइनस प्रोडक्ट प्रोडक्ट टैक्स को जोड़िए और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटाइए, तो आपको आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो बेसिक प्राइस में कैसे निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ना है और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाना है, मतलब उत्पादन कर को जोड़ना है, उत्पादन सब्सिडी को घटाना है, माइनस करना है। मार्केट प्राइस अगर निकालना है बेसिक प्राइस पे तो प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ना है, उत्पाद कर को जोड़ना है और उत्पाद सब्सिडी को घटाना है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर, प्रोडक्शन टैक्सेस में क्या अंतर है, मतलब प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, सिंपल सा है। जैसे प्रोडक्शन टैक्स आप समझिए, मान लीजिए आप बना रहे हैं शूज, ठीक है, जूता बना रहे हैं, तो ये आप कोई फैक्ट्री में बना रहे होंगे। अब इस फैक्ट्री से, ठीक है, आपने जो है इसका रजिस्ट्रेशन लिया होगा फैक्ट्री का, इस पे आप रेंट भी दे रहे होंगे, इस फैक्ट्री का रेवेन्यू दे रहे होंगे, राजस्व दे रहे होंगे, ठीक है, राइट, स्टाम्प ड्यूटी भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो भले आप इसमें एक जूता बनाइए या फिर 100 जूता बनाइए, क्या आपको इसका रेंट जो है सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। रजिस्ट्रेशन फी आपको सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो ऐसा टैक्सेस जो डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितना बना रहे हैं, उससे इंडिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है, राइट, कि आप कितना जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कितना सामान बना रहे हैं, तो वैसे टैक्स को हम लोग प्रोडक्शन टैक्स, उत्पादन कर हम लोग बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन फी, पंजीकरण शुल्क, लाइसेंस शुल्क, ठीक है, ये सारा चीज़ क्लियर है। अच्छा, उसी तरह से सरकार जो है आपको सब्सिडी भी देती है, ये नहीं देती है कि कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अनुसार कितना बना रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है कि कितना सामान आप बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे किसान का सब्सिडी सरकार देती है, ठीक है, या फिर छोटे इंडस्ट्री को दे रही है, या फिर रेलवे के द्वारा सब्सिडी जो दिया जा रहा है, ठीक है, या रेलवे को सब्सिडी दिया जा रहा है, तो वो भी सब्सिडी प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा टैक्स या ऐसा सब्सिडी जो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितना चीज़ उत्पादन कर रहे हैं, उसका मात्रा क्या है, तो वैसे टैक्स या वैसे सब्सिडी को हम लोग प्रोडक्शन टैक्स या प्रोडक्शन सब्सिडी कहते हैं। तो बेसिक प्राइस कैसे निकलेगा? बराबर फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, उसमें प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ना है और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, अगर एक को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रोडक्शन टैक्स। उसको जब फैक्टर कॉस्ट पे जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बेसिक प्राइस। क्लियर है? इसका ठीक अपोजिट कहलाता है प्रोडक्ट टैक्स। तो प्रोडक्ट टैक्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितना सामान आप बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आप 10 सामान बना रहे हैं तो उस पे 10 चीज़ों का टैक्स लगेगा, 20 बनाएंगे तो 20 का लगेगा। सब्सिडी अगर एक पे 1 रुपया मिल रहा है तो 10 पे 10 रुपये मिलेगा। तो वैसे टैक्स या वैसे सब्सिडी जो डिपेंड कर रहा है कि कितना मात्रा में बनाया जा रहा है, कितना क्वांटिटी में बनाया जा रहा है, उसको प्रोडक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे है जीएसटी, ठीक है, अगर 10 सामान बनाएंगे, 10 सामान आप खरीदिए तो जीएसटी जो है 10 चीज़ों पे लगेगा, एक खरीदेंगे तो एक पे लगेगा। उसी तरह से कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, सीमा शुल्क। तो ये हो गया प्रोडक्ट सब्सिडी, फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सब क्या है? प्रोडक्ट टैक्स है, प्रोडक्ट सब्सिडी है। तो जीडीपी जब आपको मार्केट प्राइस पे निकालना है तो आप क्या करते हैं? बेसिक प्राइस में से प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ के प्रोडक्ट सब्सिडी को घटाते हैं।
समझ में सबको आ गया कि मार्केट प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन टैक्स क्या है, प्रोडक्शन सब्सिडी क्या है, प्रोडक्ट टैक्स क्या है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या है। क्लियर हो गया, सिंपल है, कोई ज़्यादा लॉजिक उसमें नहीं है, बस ध्यान रखना है, हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर है। तो जीवीए हमने आपको बताया था कि जितना भी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू ऐड हुआ है इंटरमीडिएट को घटा के तो आ जाता है जीवीए, और जब सारे सेक्टर को जीवीए को जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, जीडीपी। और जीडीपी किस पे होता है, जनरली मार्केट प्राइस में हम लोग निकालते हैं। तो जीवीए जो होता है हमको जो देता है कोई भी चीज़, वो देता है प्रोड्यूसर के एंगल से कि कितना सामान जो है उसका वैल्यू कितना ऐड किया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा, उसका उत्पादक के द्वारा जो उसको प्रोड्यूस किया है। लेकिन जीडीपी हम लोग क्या देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं किस एंगल से कि जो कंज्यूमर जो सामान हमारा दे रहा है मार्केट प्राइस उसके अनुसार फाइनल आउटपुट देखते हैं, तो वो चीज़ है। तो जीबीए जो होता है वो सेक्टर होता है, सेक्टर वाइज क्षेत्र के अनुसार कि प्राथमिक क्षेत्र का, एग्रीकल्चर का, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र का, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का, और टर्सरी सेवा क्षेत्र का। तो जीवीए जनरली बेसिक प्राइस पे हम लोग निकालते हैं और जीडीपी किस पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, क्लियर है। तो 2015 में चेंज ये किया गया कि जीवीए हम लोग जो फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे इसी को जब जोड़ देते थे तो हमको निकल जाता था जीडीपी। लेकिन ऐड ये सरकार ने चेंज किया कि अब हम लोग बोले कि नहीं भाई फैक्टर कॉस्ट पे नहीं निकालेंगे, बेसिक प्राइस पे निकालेंगे, और सब इसको जब जोड़ेंगे तब जीडीपी आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो ये चेंज किया गया है और इसी को सरकार फॉलो कर रहा है, जीवीए एट बेसिक प्राइस को जब जोड़ा जा रहा है सारे सेक्टर्स को तब आपका जीडीपी मार्केट प्राइस पे आता है। ये गवर्नमेंट ने 2015 में 2015 में चेंज किया है। तो ये आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जीडीपी का कैलकुलेट करना कैसे होता है, क्या क्या उसमें लिमिटेशंस है, क्या कमियां हैं, बेसिक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, प्रोडक्शन टैक्स क्या है, प्रोडक्शन सब्सिडी क्या है, प्रोडक्ट टैक्स क्या है, प्रोडक्ट सब्सिडी क्या है। आई होप कि सब समझ में आ गया होगा, ज़्यादा उतना मतलब कन्फ्यूजिंग नहीं है, मतलब सिंपल है ना। यूपीएससी का प्रिपरेशन बहुत आसान है, एकदम समझते हुए चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी तक जितना पढ़ाए हैं कोई डाउट नहीं होगा, मेरा ऐसा उम्मीद है, अगर कुछ डाउट है तो बताइएगा ज़रूर। फिर इनकम मेथड आय विधि के अनुसार, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं, उसके अनुसार अगर हम देखें कि कैसे निकलता है तो नाम से ही पता चल रहा है इनकम मेथड। तो देखो जो इनकम क्या मतलब आय, पैसा जो आप कमा रहे हैं, तो कौन पैसा कमा रहा है, हाउस होल्ड पैसा कमा रहा है। हाउस होल्ड जो है आपको पता है फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है और एंटरप्रेन्योर लगाता है, चारों चीज़ मिल के सामान जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो हमने आपको बताया था। तो फैक्टर इनकम के रूप में उसको क्या मिलता है, वेज मिलता है, तनख्वाह। लैंड अगर दिया है तो रेंट मिलेगा, किराया मिलेगा। अगर कैपिटल पूंजी लगाए तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और अगर उसने एंटरप्रेन्योर उद्यम लगाया है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो फैक्टर पेमेंट के रूप में जो भी पैसा, ठीक है, हाउस होल्ड को मिल रहा है, ठीक है, हाउस होल्ड को जो भी पैसा मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम सबका जोड़ लेंगे तो हमको पूरे इकोनॉमी का तो क्या मिल जाएगा, इनकम मेथड के द्वारा जीडीपी। ठीक है, मतलब कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दिया जा रहा है फैक्टर इनकम के रूप में किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, इनकम मेथड के द्वारा जीडीपी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि ऑल फैक्टर इनकम को जोड़िए, ऐड कीजिए जो भी इकोनॉमी में हो रहा है। तो इसमें 3 कंपोनेंट है, ठीक है, फार्मूला है इसका याद रखना है आपको। ठीक है, कि कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, इसमें से जो पैसा सबको मिल रहा है वेज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में और रेंट के रूप में, सबको जोड़ देंगे तो जीडीपी आपको मिल जाएगा किससे, इनकम मेथड से। लेकिन अब नया जो है टर्मिनोलॉजी यूज किया है, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट नहीं बोलते हैं, वो इस तरह से यूज कर बोलते हैं कि जब हम एनडीपी निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बेसिकली जीडीपी एनडीपी जो भी निकल रहा है, अगर इनकम मेथड से निकल रहा है तो 3 चीज़ उसमें ऐड किया जाता है। पहला है कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो पैसा क्षतिपूर्ति के रूप में या दिया जा रहा है, मतलब या तो तनख्वाह के रूप में दिया जा रहा है या सैलरी के रूप में, या फिर एम्प्लॉयर जो है उसको सोशल सिक्योरिटी पीएफ का पैसा देता है या और सारा चीज़। तो जितना भी पैसा एम्प्लॉय को मिल रहा है वेज के रूप में, सैलरी के रूप में या सोशल सिक्योरिटी स्कीम के रूप में, एम्प्लॉयर जो भुगतान कर रहा है, बोनस दे रहा है, ओवर टाइम मिल रहा है, सारे को जब जोड़ देंगे तो ये पहला कंपोनेंट होगा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब फैक्ट्री चलाने के लिए जो फैक्ट्री का मालिक है ऑपरेट करने के उसको पैसा देना पड़ रहा है रेंट के रूप में। अगर उसने कैपिटल लिया है, पूंजी लिया है तो उसको इंटरेस्ट के रूप में।
अगर उसने कोई मिनरल विनरल निकाल रहा है, खनिज निकाल रहा है, तो उसको रॉयल्टी के रूप में देना पड़ रहा है। या फिर उसमें जो व्यक्ति जो फैक्ट्री को चला रहा है, उद्यमी एंटरप्रेन्योर, तो उसको प्रॉफिट के रूप में भी देना पड़ रहा है फैक्ट्री को पैसा। ठीक है, तो ये सबको जोड़ देंगे तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, जो अभी इसमें हम लोगों ने फैक्ट्री के रिस्पेक्ट में देख लिया फैक्टर पेमेंट। लेकिन बहुत सारा आपको देखिए, बहुत सारा दुकानदार है, वो अपना खुद से सामान बेचता है, वो कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना, वो ना वो उसका खुद का अपना ज़मीन होगा। ठीक है, वो कहीं से नौकरी पे भी नहीं रखा, खुद से जो कमा रहे, जैसे ठेला वाला, फार्मर, कोई प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, तो कोई फैक्ट्री तो नहीं लगा रहा, लेकिन पैसा तो कमा रहा है इनकम के रूप में, तो वो भी तो इकोनॉमी का अंग, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। ठीक है, तो इनकम ऑफ अ स्मॉल शॉपकीपर, फार्मर या प्रोफेशनल, या फिर मिक्स ऑफ वेज या प्रॉफिट। कंपनी में उसको कुछ तनख्वाह मिल रहा होगा, या फिर वो कहीं हो सकता है नौकरी भी कर रहा होगा, तो उसको तनख्वाह भी मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट भी कमा रहा है। ठीक है, तो जब हम तीनों को जोड़ते हैं 1 + 2 + 3, तब हमारा निकल जाता है टोटल इनकम, और इसी को हम लोग जीडीपी बोल देते हैं या फिर एनडीपी बोल देते हैं। अगर फैक्टर कॉस्ट में निकालिएगा तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, नहीं तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो जनरली हमने ये देखा कि जब हम लोग जीडीपी निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से, तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस पे आता है, और जब हम लोग इनकम मेथड से जीडीपी निकालते हैं, तब हमको जीडीपी जनरली आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है फॉर्मूला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इनकम मेथड के द्वारा निकालने का। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, आप इसको सी ओ एम करके याद रख लीजिए। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय सी से, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट वेंट आ जाएगा, और एम मतलब मिक्स्ड इनकम, जो खुद से काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वनियोजित है। ठीक है, कुछ चीज़ आपको याद रखना है कि जो हमारा कमीशन कमीशन जो ब्याज वो कमा रहा है ना, दलाली जो कमा रहा है, वो उसका जो सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के खरीद के, तो वही उसका इनकम है ना। पुराने चीज़ को खरीदना बेचना, उससे जो वो पैसा कमा रहा है, वो भी जो है आपका इनकम मेथड के अंदर में, इनकम में वो कैलकुलेट हमारा होगा। ठीक है, जो सेल्फ कंज्यूम प्रोडक्शन है, जैसे कोई किसान है, अनाज उत्पादन कर रहा है और उसको कंज्यूम किया जा रहा है, तो वो भी आपका इनकम मेथड के अंदर में कैलकुलेट हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में हमारा होगा। ठीक है, किन चीज़ों को नेशनल इनकम जो हम लोग निकालते हैं आय विधि से इनकम मेथड में, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। किसको नहीं करते हैं? अगर मान लीजिए आपने लॉटरी से पैसा कमाया है, या गैम्बलिंग जुआ से पैसा कमाया है, या आपको कोई प्राइज मिल गया, तो वो पैसा आपका इनकम का सोर्स नहीं है। या फिर डेथ ड्यूटी, कोई भी ऐसा पैसा जो आपको नॉट अर्नड इनकम है, अर्नड इनकम मतलब कमाया नहीं है, कमाने वाला ही पैसा इसमें इंक्लूड होगा। ट्रांसफर पेमेंट के रूप में पैसा मिल रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप पुराना सामान बेच रहे हैं, उससे पैसा मिल रहा है, तो वो नहीं होगा। देखो, पुराना सामान बेच के जो कमीशन कमाया जा रहा है, जो एजेंट है, उसको आप उसका इनकम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, लेकिन आपको जो पैसा मिल रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से शेयर बॉन्ड या डिवेंचर खरीद बिक्री हो रहा है, तो शेयर बॉन्ड डिवेंचर खरीद बिक्री से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन इससे कोई नया चीज हुआ क्या? नहीं, पहले शेयर ए व्यक्ति के पास था, अब शेयर बी के पास चला गया, तो बस मालिक चेंज हो रहा है, तो नया चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो शेयर बॉन्ड डिवेंचर, जिसको हम लोग कैपिटल गेन भी बोलते हैं, तो ये सारा चीज भी आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, इनकम मेथड या किसी भी इनकम में। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर इनकम नहीं है, ये बस एक लेन देन हो रहा है, कोई से नया चीज प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विस नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, आपने मान लीजिए कोई बीएसएनएल या कुछ भी एयर इंडिया का शेयर खरीदा ए ने, ठीक है, तो जब आपने खरीदा शेयर, तो इस कंपनी को पैसा गया, फिर इससे कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा। अब शेयर आपके पास है, आपने बेचा बी को, तो बी ने पैसा आपको दिया ना, इसको थोड़ी पैसा मिला कंपनी को। हम शेयर मार्केट में जो लेन देन करते हैं, ठीक है, तो शुरू में शेयर जब खरीदते हैं तब आपका कंपनी के पास पैसा जाता है, लेकिन जब आप इससे किसी दूसरे से खरीद रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट से जनरली हम लोग खरीदते हैं ना, जैसे जो आप देखते हैं, जैसे ग्रो ऐप है, या फिर आप बहुत सारा ऐप वैप है, तो उससे जो लेन देन हो रहा है, तो आईपीओ अगर खरीद रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तब कंपनी को पैसा जा रहा है। आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, वो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगा तो समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा घबराने का और टेंशन की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है अभी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आएगा, क्योंकि ये हमारा दूसरा ही चैप्टर है दोस्तों, है ना। अभी तक हम जितना पढ़ाए उसमें से हमको नहीं लगता कि कोई डाउट होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद तीसरा मेथड जो है और लास्ट मेथड जो इनकम निकालने का तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। और यही सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज हमारा होता है। इसमें देखा जाता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। सिर्फ आपने नहीं, चार चीज़ों का हम लोग देखते हैं जनरली। एक तो इकोनॉमी में एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हम, आप, कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति पूरे इकोनॉमी में जो भी है वो एक उपभोक्ता है। ठीक है, चाहे हम हैं, आप हैं, सब। तो सी मतलब कंजम्पशन। सी मतलब कंजम्पशन, उपभोग का, उपभोग के लिए। आपने गाड़ी खरीदा, फ्रिज खरीदा, ठीक है, या फिर एसी खरीदा, या पेंसिल, कटर, इरेजर, शार्पनर, टिफिन खाया, आपने मूवी देखने गए, आप ये जैसे एजुकेशन में सर्विस कोई बुक खरीदे, तो सारा जो चीज़ है वो आपका कंजम्पशन है जो एक हाउस होल्ड करता है। हाउस होल्ड मतलब कोई भी परिवार या परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति जो है वो या तो कोई व्यक्ति है या कोई परिवार है। तो जो भी खर्चा परिवार कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, या फिर कोई एक इंडिविजुअल कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हो गया? सी। सी मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो परिवार का हो सकता है या कोई व्यक्ति का हो सकता है। क्लियर है? तो ये खर्चा हुआ। प्लस आई मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी। कंपनी कौन? कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी या तो सरकारी कंपनी। ठीक है, तो आई मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। किसका इन्वेस्टमेंट? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस सरकारी इन्वेस्टमेंट। तो आई मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी खर्चा है। कंपनी खर्चा कहाँ करती है? हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देख रहे हैं? खर्चा। क्या देख रहे हैं? खर्चा देख रहे हैं। तो सी तो आपको हो गया, जो आपका हाउस होल्ड कर रहा है। ठीक है, आई हो गया इन्वेस्टमेंट। कंपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाती है, ठीक है, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी खर्चा करती है, पुल बनाती है, लोगों को मजदूरी देती है, पेंशन देती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? एक्स मतलब एक्सपोर्ट। दोस्तों अगर आप सामान इंडिया से में बन रहा है, ठीक है, और फिर एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तो उस पे भी जो खर्चा हो रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? विदेशी, फॉरेन लोग। भले ही वैसा वो पैसा फॉरेनर लोग कर रहे हैं, लेकिन वो सामान बन कहाँ रहा है? इंडिया में बन रहा है। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो सामान कौन खरीद रहा है, सामान का प्रोडक्शन कौन कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया में हो रहा है, तो एक्स मतलब एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में भी जो खर्चा हो रहा है, एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है ना, तो सामने वाला खर्चा कर रहा होगा तभी तो आपको मिल रहा है। तो वो एक्सपेंडिचर, एक्स। एक्स हो गया एक्सपोर्ट में जो पैसा आपको मिल रहा है। एम मतलब इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब आयात करना। जब चीज़ों को बाहर से आप मंगा रहे हैं तो उसको आप खरीद रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बना कहाँ था? विदेश में। आपने उसका क्या किया था? आयात। ठीक है, तो जो सामान विदेश में बना है तो वो विदेश में बना है, उसको आप खरीद रहे हैं, तो खर्चा तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो सामान बना कहाँ? विदेश में। जो सामान विदेश में बना वो जीडीपी में तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि वो इंडिया का टेरिटरी नहीं है। क्लियर है? इसीलिए हम लोग इम्पोर्ट को माइनस किए। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को जब हो जाएगा, एक्सपोर्ट को जोड़िएगा, इम्पोर्ट को माइनस करिएगा, तो आपका नेट एक्सपोर्ट आएगा, शुद्ध निर्यात आएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका खर्चा हो गया, जो आपने किया, हाउस होल्ड ने, इंडिविजुअल ने, जो कंपनी ने किया, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, या फिर जो गवर्नमेंट ने किया, और जो आपने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट में आपने किया। तो जब टोटल खर्चा को जोड़ देंगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा, और इसी से आपका जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, तो जितना आपको खर्चा हुआ वही आपका इनकम हुआ, कि आपका जो खर्चा हो रहा है वही आपका इनकम है, जीडीपी मेथड के द्वारा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचेंगे भाई मेरा खर्चा पूरा कैसे हो गया, कुछ सेविंग भी तो होगा। भाई ये बताइए, कुछ जो भी आप सेविंग कर रहे हैं, आप सेविंग कहाँ पे करेंगे? बैंक में, या और भी चीज़ों। तो वही पैसा जो है बैंक के रूप से पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में जाएगा। मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, ठीक है, तो गोल्ड पैसा किसको मिला? सामने वाले को। ठीक है, तो वो भी पैसा, जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, समझिए सब लिंक है इकोनॉमी। आपने जो है, ए व्यक्ति है, आपने गोल्ड खरीदा, ठीक है, राइट, गोल्ड खरीदा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये आप कमाए थे, आपने 4,000 रुपीज़ खर्चा कर लिया, ठीक है,
और 4000 आपने बैंक में डाला और 2000 आपने गोल्ड खरीदा, तो 2000 जो गोल्ड खरीदा ये भी तो आपका खर्चा ही है, और ये आपने सेविंग किया, तो सेविंग आप कहाँ करेंगे? मान लीजिए बैंक में, ठीक है। अगर आप खर्चा किए तो खर्चा तो डायरेक्ट आपको सी में हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपने बैंक में किया 4000, तो ये बैंक वाला क्या करेगा? पैसा अपने पास रखेगा नहीं, ये देगा किसी को लोन पे, मान लीजिए कंपनी को लोन पे दिया, तो फिर वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको करेगी ना आगे, तो वो आई में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो खर्चा है वो टोटल इनकम के बराबर होता है, टोटल आय बराबर टोटल व्यय, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ये इसमें चलता है, ये एक्सपेंडिचर मेथड के अनुसार आपको बता रहे हैं। तो आप जीडीपी किसी भी मेथड से निकालिए, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड से निकालिए, या फिर आप प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू एडेड मतलब प्रोडक्ट हो गया, या फिर आप इनकम मेथड से निकालिए, या फिर आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए। आप किसी भी मेथड से जीडीपी निकालिए, जीडीपी का जो डेटा आता है वो बराबर आता है। और सबसे ट्रस्टेड मेथड जो यूज किया जाता है, विश्वसनीय, वो कौन सा मेथड है? और सबसे आसान मेथड वो एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि इसको निकालना भी आसान है और सारा चीज़ करना हमारा आसान है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में किन किन चीज़ों को हम लोग जब खर्चा देखते हैं तो उसको शामिल करते हैं। तो एक तो हो गया पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है गुड्स, खाना पीना, वस्तु और सेवा पे, ठीक है। प्लस ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, खर्चा कर रहा है लेकिन कुछ पैसा वो इन्वेस्टमेंट के रूप में भी कर रहा है, वो ज़मीन खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, सोना चांदी खरीद रहा है, तो वो भी ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट शामिल होगा। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट हमारा आ रहा है, फॉरेन नेशन लोग भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट के रूप में, ठीक है। और इम्पोर्ट को हम लोग हटा देते हैं, ठीक। और गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही, तो उसको सारा जब जोड़ जाड़ के देंगे, ठीक है। बाहर से जो पैसा हमारा आ रहा है किसके रूप में? एक्सपोर्ट के रूप में, हम लोग का सामान वामान वो खरीद रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो सामान बिक रहा है वो हो गया एक्सपोर्ट, और बाहर का सामान जो हमारा पास आ रहा है उसको हम लोग माइनस करेंगे इम्पोर्ट के रूप में, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो जोड़ देंगे, प्राइवेट लोग जो खर्च कर रहे हैं मतलब व्यक्ति वो जोड़ देंगे गुड्स सर्विस में, और जो प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो भी हम लोग जोड़ देंगे, तो सब तो हमको उससे क्या आ जाएगा? टोटल खर्चा हमारा आ जाएगा। किन चीज़ों को हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में शामिल नहीं करते हैं? तो अगर सरकार ओल्ड एज में पेंशन दे रहा है तो ये सब स्कॉलरशिप मतलब ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये फाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में तो हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, लेकिन नेशनल इनकम ये नहीं होगा। उसी तरह सेमी फिनिश जो भी सामान अर्धनिर्मित है वो भी नहीं होगा। सेकेंड हैंड गुड्स पे जो खर्चा है वो भी नहीं होगा, ठीक है। शेयर बॉन्ड डिबेंचर नहीं होगा। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर, देखो इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर आपका एक्चुअल में खर्चा नहीं है। देखो इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर हम लोग इनकम मेथड में उसको हम लोग देखे थे, प्रोडक्ट मेथड में वो देखे थे, लेकिन याद रखिए जो इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर है, आपके पास कोई ज़मीन है, आपके पास कोई ज़मीन है, ठीक है। उससे आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको खर्चा हो रहा है, तो वो आपका एक्चुअल में स्पेंडिंग तो हो नहीं रहा है। एक्चुअल स्पेंडिंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो आपका खर्चा नहीं कहलाएगा एक्सपेंडिचर मेथड व्यय मेथड के अंदर में, तो इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर भी शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर आप जुआ में सट्टाबाजी ये सब कर रहे हैं तो वो सब भी शामिल नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो बस वही सब है, फार्मूला है, बाकी ये सब अनएनपेड फैक्टर कॉस्ट ये सब ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। ग्रीन जीडीपी के बारे में बात करेंगे जिसको हिंदी में हरित जीडीपी बोलते हैं। तो देखो अगर हरित जीडीपी का मतलब क्या है? जहाँ भी हरा लिखा हुआ होता है मतलब हम लोग इसमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं। तो जीडीपी आप कैलकुलेट कर रहे हो लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। जैसे कि मान लो आप बना रहे हैं बॉटल, ठीक है, प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का जब बॉटल बना रहे हैं दोस्तों तो उससे क्या इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। मान लीजिए आप सिगरेट बना रहे हैं, सिगरेट जो है पेड़ से बनता है, तो पेड़ काटना पड़ रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो जीडीपी तो आपका बढ़ रहा है लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो जब हम लोग इन्वायरमेंट ये देखते हैं कि जीडीपी तो हम लोगों ने इतना प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विस का, लेकिन उसके कारण इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा। अब उस कॉस्ट को निकालना मुश्किल है कि क्योंकि हम ये नहीं माप सकते कि हवा हवा जो पोल्यूटेड हो गया उस कितना उसका कारण हमारा नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम मोटा-मोटी समझते हुए चलें कि अगर हम लोग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं,
तो उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। उसको 1993 में यूनाइटेड नेशन ने बताया था। इसमें नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसके कारण हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उसका कितना क्षय हुआ, नेचुरल रिसोर्स का, इन्वायरमेंट कितना उसका डिग्रेडेशन हुआ, पोल्यूशन हुआ, और इन्वायरमेंट का क्वालिटी कितना हुआ। तब हमको एक्चुअल जो है पता चलता है कि कितना हमारा देश इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ग्रीन जीडीपी निकालने का उद्देश्य यही है। इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारा ग्रोथ जीडीपी का हो रहा है वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विस खूब प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके कारण पूरा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करके एकदम रख दे रहे हैं, तो सस्टेनेबल तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, राइट। तो ये चीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का कितना आय है, एवरेज। ठीक है, तो नेशनल इनकम तो आपको पता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और करंट प्राइस पे आप निकाल लीजिए तो आपको आ जाएगा नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, क्योंकि करंट प्राइस मैंने आपको बताया था रियल और नॉमिनल। रियल मतलब आप निकालेंगे बेसिक प्राइस पे, एनएनपी एट फैक्टर को बेसिक प्राइस मतलब कांस्टेंट प्राइस पे, और टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देंगे तो आपको पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। देखो, नेशनल इनकम किसी भी तरीका से निकाल सकते हो, जी किसी को भी बोल सकते हो, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी। लेकिन इंडिया जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम मानता है। वो करंट प्राइस पे भी निकाल सकते हैं और कांस्टेंट प्राइस पे भी। बेसिक मतलब बेस ईयर पे निकालेंगे तो कांस्टेंट प्राइस, जिसको रियल बोलेंगे, रियल नेशनल इनकम, और उसको जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा आ जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय से हम मान ली पूरा इंडिया का जो है, इंडिया का पूरा जीडीपी मान लो 3 लाख करोड़ है। 3 लाख करोड़ है ये, $3 ट्रिलियन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, $3 ट्रिलियन है इंडिया का इकोनॉमी, मोटा मोटी समझिए। और उससे भारत का टोटल पॉपुलेशन वो 1 करोड़ 40 लाख से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी जीरो होगा, तो इससे आपको मिल जाएगा प्रति व्यक्ति आय इंडिया का, पर कैपिटा इनकम। अब देखो, पर कैपिटा इनकम निकालिएगा तो अंबानी का भी पर कैपिटा इनकम उतना ही आएगा, जो मजदूर काम कर रहा है उसका भी पर कैपिटा इनकम आए वही आएगा, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम को जितना भी इकोनॉमी का है, जीडीपी, उससे आप डिवाइड कर दी। लेकिन क्या एक्चुअल में अंबानी वही कमा रहा है पैसा? नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास के में टोटल जो स्टूडेंट हैं वो हैं 10। ठीक है, और एक एग्ज़ाम होगा और किसी स्टूडेंट को आया मार्क्स 400, किसी को आया 100 आउट ऑफ 500। ठीक है, मान लो तीन स्टूडेंट, चार स्टूडेंट लेते हैं, टोटल मार्क्स कितना था 500, किसी को आया 400, किसी को 100, कोई लाया 450 और कोई लाया 50। तो जब हम एवरेज निकालेंगे क्लास का तो कितना आएगा, 400 प्लस 100 और प्लस 450 और 50, कितना हो गया, 4 एक 500, 5 5 1000। 1000 टोटल मार्क्स हो गया, और टोटल कितने स्टूडेंट है, 4। तो एवरेज मार्क्स क्लास का कितना आ गया, 250। तो क्या एवरेज मार्क्स आपको कुछ पता चल रहा है कि एक्चुअल में क्या एवरेज जो है, पूरे एवरेज मतलब हर व्यक्ति का मोटा मोटी कितना होगा, आपको दिख रहा है 250, लेकिन देखो एक व्यक्ति का तो 50 है और एक का तो 400 है। तो क्लास में जो आपको असमानता है वो पता चल रहा है, पर कैपिटा इनकम से नहीं चल रहा है। तो उसी तरह से जब जीडीपी निकालिएगा आप, उसको जब पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिएगा तो हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय वही आएगा, क्योंकि वो तो एक एवरेज है, औसत है। इससे आपको इनइक्वलिटी पता नहीं चलेगा। आपको अंबानी भी उतना ही पैसा कमाते हुए दिखेंगे और एक जो मनरेगा का मजदूर है वो भी आपको उतना ही दिखेगा। लेकिन क्या एक्चुअल में वो दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी तो पर कैपिटा इनकम उतना अच्छा टेक्निक नहीं है जो है किसी भी देश का बारे में बताने का। लेकिन हम लोग जो है अगर इंटरनेशनली कंपेयर करना चाहते हैं देश को, तो उसके लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम का यूज करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई दो घर है, एक घर ये है, एक घर ये है। ठीक है, ये घर में इस घर के लोग जो है वो 4 लाख रुपया महीना कमा रहा है। ठीक है, या 4 लाख रुपया सालाना कमा रहा है। इस घर के लोग जो है वो 6 लाख कमा रहा है। बताइए कौन का घर अमीर है? कौन, बता सकते हैं? आप बोलेंगे 6 लाख, हम बोलेंगे कैसे, बोलेंगे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हम बोले अच्छा। अच्छा, इस घर में जो है वो दो लोग हैं, 2 पीपल, इसमें जो है वो
4 लोग हैं, 4 पीपल। अब हमको बताइए तो 4 लाख में 2 लोग को रहना है, तो 1 लोग के लिए कितना बचा? 2 लाख, 2 लाख रुपीज़। इसमें 4 लोग जो है वो 6 लाख का है, तो प्रति व्यक्ति कितना हो गया पर कैपिटा? 6/4 मतलब 1.5 लाख। अब बताइए तो कौन अमीर हुआ? तो आपको बोलेंगे सर ये अमीर हुआ। तो पर कैपिटा इनकम से हमको जब हम कंट्री का कंपेयर करते हैं, तब हमको पता चल जाता है कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है। ठीक है? जैसे इंडिया का देखो, इंडिया भले $3 ट्रिलियन में है, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे पर इंडिया का जीडीपी जो है वो 5वां या छठे पे होगा। ठीक है? हम लोग जो है बहुत देश से आगे हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में हमारा देश अमीर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भले जीडीपी अधिक आपको दिखेगा, लेकिन जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड कीजिएगा 140 करोड़ से, तो पर कैपिटा इनकम जो होगा वो बहुत ही खराब होगा। ठीक है? तो पर अगर हम चाहते हैं देश को कंपेयर करना, तो हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कर सकते हैं, और ये अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे अब पता चल जाएगा कि कौन सा देश कितना अमीर है, कितना गरीब है। लेकिन जब हम किसी देश के अंदर कंपेयर करना चाहते हैं उसके जनसंख्या को, तब हमको पर कैपिटा इनकम यूज जब हम करेंगे, तब हमको पूरा पता नहीं चलेगा, क्योंकि उससे हमको ये पता चल जाएगा कि एक उस देश में एक व्यक्ति कितना मोटा-मोटी पैसा कमा रहा है। लेकिन वो अंबानी कितना कमा रहे हैं, या फिर राहुल बर्नवाल कितना कमा रहा है, या फिर आप कितना कमा रहे हैं, या कितना कमा रहे हैं, वो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इंटरनेशनली, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर कैपिटा इनकम का देखें, तो पर कैपिटा इनकम जो निकाला जाता है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार निकाला जाता है। एक तो जीडीपी के अनुसार निकाला जाता है, और एक परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको सेम सामान को 2 देश में खरीदना है। जैसे एक देश है ए, दूसरे देश है बी। हमको खरीदना है यहाँ पे 2 समोसा। ठीक है? दोनों देश में यहाँ भी खरीदना है 2 समोसा। ए देश में जब समोसा खरीदने गए, ए देश मान लो यूएसए है। ठीक है? तो यहाँ जब हम समोसा खरीदने गए, ठीक है, समोसा समझते हैं सब लोग खाते हैं, डोसा समोसा जो भी बोलिए आप, डोसा खरीद लीजिए, डोसा साउथ इंडियन वाले के लिए डोसा, नॉर्थ इंडियन वाले के लिए समोसा। ठीक है? तो जब समोसा खरीदने गए, तो अमेरिका में आपको ये मिला $3 का। ठीक? 2 समोसा जब आप इंडिया में खरीदें, तो आपको ये मिला मान लीजिए ₹20 का। ठीक है? तब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि दोनों की चीज़ हम लोग सेम सेम खरीद रहे हैं, तो हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे। जितना हमको यहाँ पे अमेरिका में मिला था, पड़ा था, और जितना इंडिया में पड़ा था, हम बोलेंगे $3 बराबर है ₹20, तो $1 बराबर हो गया 20/3 रुपीज़। तो ये हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब हम लोगों ने क्या किया, सेम चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है, दोनों देश में कितना कितना पैसा देना पड़ रहा है, दोनों को इक्वल हम लोगों ने कर दिया, और उससे हमको निकल गया क्रय शक्ति का समता, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जीडीपी को तो एक तो हम वो निकाल सकते हैं कि कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसके अनुसार से, और दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भी जीडीपी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि वास्तव में उस देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, वहाँ पे इकोनॉमिक उत्पादकता, आर्थिक जो है उत्पादकता कितना है, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेशन ये सब कितना है, एक्सचेंज रेट के बारे में पता चलता है, वो सब। ठीक है? ये चीज़, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हर देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो अलग-अलग है। ठीक है? हो सकता है प्राइस का जो गुड्स है वो अलग-अलग होता है, इन्फ्लेशन का भी रोल होगा, और जो एक्सचेंज रेट पे भी वो डिपेंड करेगा। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी आपको समझ में आ गया? क्लियर है? ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने का नहीं है, मोटा-मोटी समझना है। तो अगर हम जीडीपी देखेंगे इंडिया का परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार से, तो इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है वो? तीसरे पे आता है। और अगर हम जीडीपी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जीडीपी अगर पर कैपिटा पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी पे, तो इंडिया तीसरा, और जीडीपी हम जो नॉर्मल सा देख रहे हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस वाला, तो उसके अनुसार इंडिया 5वें या छठे पे आता है। ठीक है? शायद 5th पे आता है या 6th पे, देख लीजिएगा, 5वें पे ही होगा शायद। ठीक है? अब देखो क्यों जो है नेशनल इनकम को मेजर जब करते हैं तो उससे क्या होता है? तो नेशनल इनकम मेजर करेंगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि उस देश के पास कितना इनकम है। उससे आप इकोनॉमिक ग्रोथ का एक, हम लोग उसको एक माप सकते हैं। फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम जितना भारत का ग्रोथ गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने कितना हमको पैसा चाहिए। ठीक है? किस सेक्टर को ज़्यादा फोकस करना है, पॉलिसी क्या होना चाहिए, प्रोग्राम क्या होना चाहिए विकास का, वो सारा चीज़ डिसाइड कर सकते हैं।
तो ये है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका। इससे पता चल जाता है कि हम आगे देश में क्या करना चाहते हैं। नेशनल इनकम से ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास इतना इनकम है, लेकिन हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी है इतना। तो इनकम इनइक्वालिटी को दूर करना है, आय का असमानता को, तो उसके लिए लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। वो तभी दे पाएँगे ना, जब तक आपको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है? फिर आपका कितना टैक्स का रेवेन्यू होगा बजट के लिए, ठीक है? मतलब पूरा पैसा का गेम है। तो पैसा कितना है, कितना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कहाँ पे फ़ोकस करना है, ठीक है? पैसा का सप्लाई कितना है, महँगाई का, ये सारा चीज़ आपको पता चलेगा। कंट्री को कंपेयर भी कर सकते हैं, हमने देखा परचेज़िंग पावर पैरिटी पे, पर कैपिटा इनकम पे, तो ये सारा चीज़ है। अब देखो नेशनल इनकम को मेज़र करने में क्या-क्या सीमाएँ हैं। तो पहला तो ये कि ये सोशल वेलफेयर को नहीं नापता है। हमने देखा कि भले ही जीडीपी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या इंडिया में देखो हेल्थ खराब है, एजुकेशन खराब है। तो जीडीपी बढ़ने से हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि गरीब अच्छा का कंडीशन अच्छा ही होगा और अमीर का कंडीशन जो है वो और वो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो दूर हो पाएगा, ठीक है? तो ये सोशल वेलफेयर को, सामाजिक कल्याण को नहीं नापता, ये तो बस इकोनॉमी का देखता है कि कितना गुड्स एंड सर्विस जो है वो इनकम के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ है। उसी तरह से जो नॉन मार्केट ट्रांज़ैक्शन है, गैर बाज़ार लेन-देन, इसको भी ये इंक्लूड नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर पे मम्मी लोग या फिर घर के जो भाई-बहन या मम्मी-पापा जो भी है, मान लीजिए कोई खाना बना रहा है, ठीक है? अगर वो रेस्टोरेंट में काम करते, ठीक है? या फिर कहीं और काम करते, तो उनको पैसा मिलता और वो फिर इकोनॉमी में इंक्लूड होता। लेकिन चूँकि वो घर में काम कर रहे हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो पेमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्या देखें जीडीपी का फ़ॉर्मूला वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, पैसा में वैल्यू। तो लेकिन ये तो मार्केट में इसका लेन-देन ही नहीं हो रहा है। चाहे वो होम मेकर है या फिर बार्टर, अगर मान लीजिए कोई गाँव देहात में अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, बार्टर सिस्टम, चीज़ों से अदला-बदली। किसी के पास गेहूँ है, किसी के पास चावल है, तो जिसको चावल बेचना है और गेहूँ चाहिए तो दोनों अदला-बदली कर लिया। तो चूँकि यहाँ भी कोई मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रहा है, पैसा में लेन-देन नहीं हो रहा है, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ये दिक्कत हो गया। कोई वॉलंटरी सर्विस है ना? इच्छापूर्वक कोई सेवा करना चाहता है, तो उसको भी आप जो है, जैसे कि मान लीजिए मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं कहीं कोचिंग में पढ़ाता तो मुझे पैसा मिलता, वो जीडीपी में काउंट होता है इनकम के रूप में। लेकिन मैं फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? तो वो जो है वो। उसी तरह से डज़ नॉट कंसिडर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जीडीपी के कारण एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या पर्सन पे, वो भी इंक्लूड नहीं होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जैसे ऐसे सोचिए एक टीचर है, ठीक है? वो बस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है पैसा लेके, तो उससे स्टूडेंट का फ्यूचर डेवलप होगा। इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है, मानव संसाधन विकास। तो उससे उसको पैसा मिल रहा है, वो इनकम का उसका सोर्स है और वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। क्लियर? एक व्यक्ति है सिगरेट बना रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है, लेकिन सिगरेट बनाने से एनवायरनमेंट पे खराब इम्पैक्ट पड़ा, पेड़-वेड़ कटा, प्लस जो उसको पिया उसका हेल्थ खराब हुआ। लेकिन उससे पैसा कमा रहा है तो वो भी इंक्लूड होगा जीडीपी में। तो जीडीपी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि भाई जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, वो तो नुकसान है, लेकिन फिर भी वो उसको इंक्लूड कर रहा है। वो दोनों को सिर्फ़ पैसा के रिस्पेक्ट में देख रहा है। एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो पर्सन पे, आदमी पे, तो वो उसको दर्शाता नहीं है, शो नहीं करता है। ठीक है? उसी तरह से जीडीपी को कैलकुलेट करने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि हर चीज़ को मेज़र करना, कितना पैसा कौन कमा रहा है। आप सोचिए कि अगर हम पूरे इंडिया में कितने सारे लोग कौन-कौन सा पैसा कहाँ-कहाँ से सोर्स से कमा रहे हैं, आप बता पाएँगे? एग्ज़ैक्ट नहीं, तो कभी कोई चीज़ छूट जाएगा, कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा। तो एक्सक्लूज़न और इंक्लूज़न एरर जो है, वो आपका होता है। ठीक है? उसी तरह से डेटा कलेक्शन का दिक्कत होता है, वो सारा चीज़ है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना। उसी तरह से कोई अगर पैरेलल इकोनॉमी चलता है, का जो ब्लैक मनी पे चल रहा है, करप्शन पे चल रहा है, ठीक है, इल्लीगल एक्टिविटी है, कहीं पे ड्रग्स का खरीद-बिक्री हो रहा है, तो वो तो इकोनॉमी के अंदर वो तो नीचे चल रहा है, पैरेलल में समानांतर, तो उसको तो जीडीपी मेज़र कर ही नहीं पाएगा। तो ये जो है नेशनल इनकम को मेज़र करने में चुनौतियाँ हैं। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे जब 2022-23 आया था कोरोना के बाद,
तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे ने और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने जो है कुछ फैक्ट दिया। तो ये फैक्ट आप छोड़ दीजिए, उतना कुछ काम का नहीं है, आप छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक हमारा जो ये होता है, रिकवर करता है, ठीक है, उसका कर्व दिया हुआ है, बहुत आसान है, बहुत समझना उतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और शेप के आधार पे, आकार के आधार पे बताया गया है कि जब टाइम बीतता है तो कैसे किसी कोई इकोनॉमी किस तरह से वो हमारा रिकवर कर रहा है, मतलब उसको प्रॉब्लम से दूर आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये हम भी शेप का रिकवरी देखते हैं। जीडीपी ग्रो हुआ, अचानक से नीचे चला गया, फिर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, फिर नॉर्मल रेट पे आ गया। जैसे चल रहा था वैसे ही सेम लाइन पे चलने लगा, तो वही रेट सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे गया और फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर चलने लगा। तो ये भी टाइप का बन रहा है, तो इसको भी शेप रिकवरी बोलते हैं। तो भी शेप रिकवरी के बारे में क्या बोलेंगे कि शार्प फॉल होता है, अचानक से नीचे गिरा, और फिर क्विक रिकवरी, तुरंत रिकवर हो गया, और फिर नॉर्मल जो ग्रोथ रेट चल रहा था उसके अनुसार चलने लगा। 4% पे ग्रोथ हो रहा था तो 4% पे चलने लगा। इसको बोलते हैं भी शेप रिकवरी, ठीक है। दूसरा हो, ये आपको दिख रहा है, ये है जेड शेप रिकवरी। चल रहा था, डिक्लाइन हुआ, फिर ऊपर उठा, और इतना ऊपर उठा कि इस जो शुरू वाला जो रेट था उसको भी क्रॉस कर गया, ठीक है, फिर नीचे आया और फिर नॉर्मल रेट पे आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डब्लू। इसको हम लोग, ये क्या दिख रहा है आपको, जेड, तो ये क्या है आपका जेड शेप रिकवरी। कहाँ गया रे भाई, जेड शेप रिकवरी, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी आपको दिख रहा है कि भाई नीचे हुआ चलो, लेकिन ऊपर चला गया बहुत, फिर नीचे भी गया लेकिन सेम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इकोनॉमिक रिबाउंड करता है, मतलब तेजी से उठता है एबव द प्रीवियस ट्रेंड लाइन, लाइक ए फोनिक्स रैपिड फॉल, फिर अचानक से रैपिड फॉल करेगा, फॉल किया फिर राइज हुआ बहुत ऊपर, और जो पहले का जो ग्रोथ था उसको भी सरपास कर दिया, और फिर अचानक फिर जो है वही रेट पे धीरे धीरे आ गया। तो ये हो गया जेड शेप रिकवरी। ये जो कोविड-19 में इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें ये मेंशन था, ठीक है। उसके बाद है यू शेप रिकवरी, ग्रोथ रेट ठीक था, फिर देखो ये डिक्लाइन हुआ, लेकिन तुरंत फिर ये रिकवर नहीं किया, लंबे समय तक देखो टाइम पीरियड ज़्यादा लगा, लंबे समय तक ये डिक्लाइन में ही रहा, फिर नॉर्मल आया। इसको बोलते हैं यू शेप रिकवरी। तो यू शेप रिकवरी क्या, इकोनॉमिक फॉल हुआ, नीचे गया, रिमेन स्लो फॉर सम टाइम, लंबे समय की तरह, देन ग्रेजुअली राइजेज, और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, और फिर जो है नॉर्मल आया, फिर स्लो पिकअप आफ्टर स्टेगनेशन, फिर जो है धीरे धीरे करके पिकअप किया। फिर उसके बाद है डब्लू शेप रिकवरी। डब्लू शेप रिकवरी जो है बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जा रहा था, नीचे गया, फिर उठा, फिर नीचे चला गया 2 बार, फिर ऊपर उठा, फिर नॉर्मल हुआ, तो ये डब्लू शेप रिकवरी है। तो डब्लू शेप रिकवरी क्या, बहुत अनस्टेबल होता है, अस्थिर, ग्रोथ बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर जो है डब्लू पैटर्न बनाया। तो अच्छा, बार बार जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। फिर है एल शेप्ड रिकवरी, सबसे घटिया होता है एल शेप रिकवरी। जीडीपी ग्रो कर रहा था, नीचे हुआ, और फिर नीचे ही रह गया लंबे समय तक, ठीक है, और रिकवर हुआ ही नहीं कभी, तो उसको एल शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। अब देख रहे हैं शेप के अनुसार, आकार के अनुसार बनाया जा रहा है, तो सबसे वर्स्ट है, सबसे घटिया है। फॉल होने के बाद इकोनॉमी स्टेगनेट होता है बहुत लो लेवल पे लंबे समय के लिए, और कोई इसका मीनिंगफुल रिकवरी, कब रिकवरी होगा नहीं बता सकते, कब ठीक होगा। फिर है के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी में क्या हुआ, ये जीडीपी का ग्रोथ रेट नेगेटिव हुआ, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद कुछ सेक्टर जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ कर गया, लेकिन कुछ सेक्टर नेगेटिव ही रहा, उसको के बना, देखो के बना ना, के इस के टाइप आपको दिख रहा है ना के। तो कुछ सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ। कोविड-19 में आपको पता है, कोविड-19 के समय सब अच्छे से ग्रो कर रहा था, जैसे ही कोविड-19 हुआ दोनों सेक्टर डिक्लाइन किया, लेकिन कोविड-19 के बाद कुछ सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ हुआ और कुछ सेक्टर को टाइम लग गया, ठीक है। जैसे रिकवर हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, रिटेल सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर ग्रोथ कर गया, लेकिन कोविड-19 के बहुत दिन बाद भी लोग जो है ट्रैवल नहीं कर रहे थे, खाना नहीं मंगवा रहे थे, घूमने फिरने नहीं जा रहे थे, वो सेक्टर लंबे समय तक नीचे ही डिक्लाइन हुआ। उसको बोलते हैं के शेप रिकवरी। तो के शेप रिकवरी में क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन होता है ग्रोथ होने का।
कोई सेक्टर तो है ग्रो कर जाता है, कोई सेक्टर जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। इस तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, ठीक है? नेशनल इनकम जिसका नाम था, उसको हम लोगों ने डिटेल में एक-एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे 14th नवंबर को और आगे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बात करेंगे, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट उसका बात करेंगे। तो सारा शेड्यूल बना हुआ है, आप देखिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा सारा वीडियो का कब कौन सा वीडियो जाएगा, कौन सा टॉपिक का, ठीक है? तो जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2026 प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ जीरो आई चैनल पे आपको करवाया जाएगा, ठीक है? बस अच्छे से आप लोग मन लगा के पढ़िए। अच्छा सा समय है अभी, अपना को टाइम दीजिए पढ़ाई में और चीज़ों को समझते हुए पढ़िए और ऐसा पढ़िए जो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि पीडीएफ ऐसे पढ़िए, बार-बार रिवाइज़ कीजिए कि दोबारा जो है आपको चीज़ दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। इतना अच्छे से चीज़ों को समझ जाइए आप। ठीक है, चलिए 14 फरवरी को हम लोग मिलते हैं, सॉरी 14 नवंबर को मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय-बाय दोस्तों। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कैसा क्लास लग रहा है आपको ज़रूर बताइए।